ड्रिंकिंग गेम की एक शर्त हारने के बाद मुझे एक ऐसी लड़की को कन्फेस करने का चैलेंज मिला जिसका वजन किसी टैंक की तरह 800 पाउंड है, लेकिन गलती से वो मैसेज मैंने अपनी आइस कोल्ड सीईओ को भेज दिया। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, उम्मीद है तुम जानती होगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। उस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठी थी, तभी उसने एनोइंग जर्क नाम के किसी इंसान का मैसेज देखा। उसके गाल तुरंत गुलाबी हो गए, दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। उसने अभी अभी मुझे अपनी औरत कहा। एक ऐसा कन्फेशन जो बहुत प्यारा और डोमिनेटिंग दोनों था। वो काफी देर तक सुन बैठी रही, एक शब्द टाइप करने से पहले ओके, लेकिन 2.5 मिनट बीत जाने के बाद भी मुझे उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। वो तुरंत घबरा गई और जल्दी जल्दी बचकाने और नखरे वाले मैसेज भेजने लगी। बेबी, मैं पहले ही मान गई हूँ। बेबी, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? बेबी, क्या तुमने नहाना खत्म कर लिया? मुझे तुम्हें गले लगाने दो, कल तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हें वो करने दूंगी। लेकिन अभी भी दूसरी तरफ से कोई हलचल नहीं थी। उसका मूड बहुत ज्यादा एंग्जायस हो गया। कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद उसने अपने होंठ हल्के से दबाए और टाइप किया, एनोइंग जर्क जेक टॉमसन, कल सुबह मेरे ऑफिस आना। अगली सुबह मैं नींद के खुमार में जागा, अभी भी अपने फोन को मजबूती से पकड़े हुए था। सिरदर्द महसूस किए बिना नहीं रह सका। धत तेरे की, कल रात मैं कैसे सो गया? जो भी हो, इसके बारे में भूल जाओ। अपने फोन की तरफ देखा तो पहले ही 7:30 बज चुके थे। मैंने अभी तक ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे। हड़बड़ी में रेंगते और भागते हुए कंपनी पहुंचा। किस्मत से 7:59 पर स्वाइप कर लिया, लेट नहीं हुआ। तभी मेरा बेस्ट फ्रेंड लिल वुल्फ चलकर आया। उसने मुझे तरस भरी नजरों से देखा। जेक भाई, सीईओ सोफी तुम्हें ढूंढ रही है, तुम्हें आने के लिए कहा है, जल्दी सीईओ के ऑफिस जाओ, काफी अर्जेंट लग रहा है। ये सुनकर मेरा चेहरा सवालों के घेरे में था। सीईओ सोफी? मेरा और उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। उसे मुझसे क्या चाहिए? सोफी सलिवन के ऑफिस के रास्ते में मेरी टक्कर अचानक सेक्रेटरी जंग से हो गई। कल रात मैंने उनकी मैचमेकिंग में मदद की थी। जब उसने देखा कि ये मैं हूं तो लिल वुल्फ ने आखिरकार उसे मना लिया था। सेक्रेटरी जंग हल्का सा माथा सिकोड़े बिना नहीं रह सकी। मुझे धीरे से याद दिलाया, जेक, संभल कर रहना, आज सुबह सीईओ थोड़ी अजीब लग रही हैं। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान था। वो आइसबर्ग और अजीब होना ही उसकी नॉर्मल हालत है। अजीब कैसे? सेक्रेटरी जंग ने माथा सिकोड़ा और सिर हिलाया। मैं इसे कैसे कहूं? वो एक लड़की की तरह शर्मा रही है। ये सुनने के बाद मैं लगभग उछल पड़ा। ये बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है सोफी सलिवन। वो औरत जानती है कि एक कुंवारी लड़की की तरह कैसे शर्माना है। फिर मैंने सेक्रेटरी जंग को सिर हिलाकर इशारा किया और सीधे सोफी सलिवन के ऑफिस में चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी आंखों के सामने एक ऐसी औरत की इमेज थी जिसने प्योर व्हाइट सनड्रेस पहनी थी, एक हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया हुआ था, गाल गुलाबी थे और वो किसी सोच में डूबी हुई थी। सीईओ सोफी, इतनी सुबह आपने मुझे किस लिए बुलाया है? सोफी सलिवन का ये अनजान रूप देखकर मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। अपना सिर अजीब तरह से खुजलाते हुए पूछा, सोफी सलिवन? उसने ये सुना, मेरी तरफ ऊपर देखा, हमारी आंखें मिली। अगले ही पल उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। फिर उसने एक बढ़ते हुए बच्चे की तरह शर्मीले अंदाज में अपना सिर नीचे कर लिया। जेक टॉमसन, कल रात के बारे में क्या तुम्हें कुछ कहना है? बात अभी खत्म ही हुई थी। मैं तुरंत जम गया। कल रात का मामला? कल रात मैं ड्रिंक कर रहा था, ट्रूथ और डेयर खेल रहा था। उससे रिलेटेड कुछ नहीं किया था। मैंने कल रात को याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया कि कल रात सीईओ सोफी को क्या हुआ था। सच तो यह है कि सोफी सलिवन पूरी रात करवटें बदलती रहीं, सिर्फ 2 घंटे सोई। वो इस बात से परेशान रही कि कहीं उसने खुद को गलत तरीके से एक्सप्रेस तो नहीं किया। अगर मैं ये गलत समझ लेता कि वो मुझे रिजेक्ट कर रही है तो ये उसके लिए एम्बैरसिंग टू डेथ होता। क्या मुझे अभी जेक टॉमसन को सब एक्सप्लेन करना चाहिए? सोचते हुए सोफी सलिवन हिचकिचाई, यहां तक कि उसकी गर्दन भी गुलाबी हो गई। फिर उसने हल्के से अपने होंठ हिलाए और बड़बड़ाई, जेक टॉमसन, कल रात तुम्हारे कन्फेशन के बारे में मेरा फाइनल जवाब तुम्हें रिजेक्ट करना नहीं था। मुझे लगता है कि हमें इसके बजाय आमने सामने बात करनी चाहिए। मैं दरवाजे पर खड़ा था, चिंता में डूबा हुआ। ये सुनने के बाद मेरे सिर पर काली रेखाएं खिंच गईं। सोफी सलिवन क्या कह रही है? कन्फेशन? मैंने कल रात उसे कन्फेस किया। क्या वो पागल है या मैं पागल हूं? मैं भला इस आइसबर्ग को कैसे कन्फेस कर सकता हूं? लेकिन अगले ही सेकंड मेरा दिमाग बहुत तेज चलने लगा। सोफी सलिवन ऐसी इंसान नहीं है जो बिना सोचे समझे बोले, इसलिए ये बहुत पॉसिबल है कि वो सच कह रही हो। जब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, सोफी सलिवन बोलती रही। उसके गाल अभी भी गुलाबी थे। वो प्यार में डूबी एक लड़की की तरह लग रही थी, अपनी आम पहचान से बिल्कुल अलग। वो आइसबर्ग, वो अजनबियों को दूर रखने वाली इंसान, अब साफ तौर पर प्यार में पड़ी एक लड़की लग रही थी। मैंने देखा सोफी सलिवन ने माथा सिकोड़ा और अपने दांत भींचे। आवाज एक मच्छर जितनी छोटी थी। जेक टॉमसन, मैं तुम्हारी सच्ची फीलिंग्स को महसूस कर सकती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसे एक मौका देना चाहिए। बोलने के बाद उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और डॉक्यूमेंट्स देखने लगी। ऐसा घबराया हुआ बर्ताव, बिल्कुल वैसी लड़की की तरह जो अभी अभी प्यार में पड़ी हो। जबकि मैं पूरी तरह हैरान था, दिमाग में खलबली मची थी। मैंने अपना सिर जोर से हिलाया। सीईओ सोफी, अभी कुछ मत कहिए, बस मुझे शांत होने के लिए 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट? ठीक है,
सोफी सलिवन ने बिना ऊपर देखे ये सुना। उसके होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने हल्के से अपना निचला होंठ चबाया, शर्माते हुए सिर हिलाया। ओके। फिर एक लंबी सांस ली और अपना मूड ठीक करने की कोशिश की। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला और पेंगुइन ऐप खोला। मेरी आंखों के सामने सीईओ सोफी के साथ चैट थी। उस पल में मैं ठंडे पसीने में भीग गया, उंगलियां कांप रही थीं। मैंने चैट पर क्लिक किया। धत तेरे की, ये सब क्या है? मुझे साफ याद है कि कल रात मैं ट्रुथ और डेयर हार गया था। उस टैंक जैसी लड़की को कन्फेस करना था। अब टारगेट सोफी सलिवन बन गई थी। उन्होंने मुझे सफलतापूर्वक जीत लिया था। मैंने तुरंत अपना सिर जोर से हिलाया और अपना चेहरा पोंछा। नशे में ये गेम फिर कभी नहीं खेलूंगा। जेक टॉमसन, क्या तुम अब शांत हो गए हो? आखिरकार सोफी सलिवन पहले बोली। उसने थोड़ी शिकायत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने अपना सिर खुजलाया और थोड़े समय के लिए शांत हो गया। नशे में कन्फेशन मैसेज गलत चला गया, फिर भी उस आइस कोल्ड सीईओ को जीत लिया। जब मैं अभी भी हिचकिचा रहा था, मेरे कान में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी। डिंग। होस्ट को सोलमेट बाइंडिंग सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए बधाई। सिलेक्टेड सोलमेट सोफी सलिवन। ब्यूटी स्कोर 95 पॉइंट्स। सोफी सलिवन को सोलमेट के तौर पर बाइंड किया जा रहा है। ऑफिशियली सिस्टम जाग रहा है और सारे फंक्शंस अनलॉक हो रहे हैं। रिवॉर्ड के तौर पर 5 मिलियन सॉफ्ट करेंसी और 1000 पॉइंट्स लें। सिर्फ सोफी सलिवन के साथ एग्री करने पर 5 मिलियन का रिवॉर्ड। क्या मुझे चुनने की भी जरूरत है? क्या मैं उस तरह का इंसान हूं जो पैसों से आसानी से बहक जाए? क्या मैं आसानी से हिलने वाला टाइप हूं? मैंने हल्का सा खांसा और सीधे सोफी सलिवन की आंखों में देखा। सीईओ सोफी, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कल रात के मेरे शब्द बहुत सोच समझकर कहे गए थे, जो मेरे दिल की गहराइयों से निकले थे। मैं जेक टॉमसन यूं ही प्यार की बातें नहीं करता। ये पैसों के लिए या नशे में भेजा गया गलत टेक्स्ट नहीं है। मैंने किसी गलत इंसान को मैसेज क्यों नहीं किया, बल्कि सोफी सलिवन को ही क्यों भेजा। किस्मत को कुदरत के हिसाब से चलना चाहिए। ये सुनकर सोफी सलिवन का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। हाथ मजबूती से एक दूसरे में फंसे हुए थे और होंठ हल्के से भिजे हुए थे। ये देखकर मेरे होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। मैं सीधा सोफी सलिवन के पास गया और छेड़ते हुए नीचे झुका। तो मैं तुम्हारा क्या हूं? सोफी सलिवन ने ये सुना, उसका चेहरा और भी लाल हो गया। छोटे हाथ कसकर बंध गए। जेक टॉमसन, तुम पूछने का नाटक क्यों कर रहे हो? आखिरकार मैं इस कॉर्पोरेशन की सीईओ हूं। सोफी सलिवन ने अपनी भावनाओं को संभाला। उसके होठों का कोना हल्का सा मुड़ा। हाँ जेक टॉमसन, तुम पूछने का नाटक क्यों कर रहे हो? फिर उसने धीरे से अपनी गोरी बाजू फैलाई और अपने दिल की तरफ इशारा किया। चूंकि मैं तुमसे सहमत हो गई हूं, तो तुम नेचुरली मेरे दिल में रहने वाले इंसान हो। हब्बी। मुआह। मुआह। सोफी सलिवन ने अभी बोलना खत्म ही किया था कि अगले ही सेकंड मेरे दिमाग में फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी। डैंग। बधाई हो होस्ट, सोलमेट बाइंडिंग सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए। सोलमेट सोफी सलिवन के रिवॉर्ड्स बांट दिए गए हैं, लेकिन मैंने पूरी तरह से नहीं सुना कि सिस्टम ने क्या कहा। मेरी सोच अभी भी सोफी सलिवन के अभी कहे गए हब्बी पर टिकी थी। भगवान, सोफी सलिवन ने सच में ऐसा कहा। यह चाल न केवल हारती नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी जीत दिलाती है। मेरे सामने सोफी सलिवन अभी भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह है, चुलबुली और शर्मीली दोनों, आंखें बीच बीच में मुझ पर पड़ती हुई। छेड़ने के बाद वो अचानक जम गई। दोनों हाथ घबराहट में हिलने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ रखे, जैसे बस मेरी बाहों में खुद को फेंकने वाली हो और क्यूट बन रही हो। लेकिन अगले ही सेकंड हॉलवे से किसी ने दरवाजा खटखटाया और उसे मीटिंग के लिए बुलाया। सीईओ सोफी, थंडर कॉर्पोरेशन के सीईओ विलियम्स 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। क्या आपको कुछ तैयारी करने की जरूरत है? सेक्रेटरी जेंग की आवाज गूंजी और दखल दिया। सोफी सलिवन को साफ तौर पर थोड़ा बुरा लगा। अपनी बर्फीली हालत में वापस आते हुए, ठीक है, मुझे पता है, आखिरकार मैं सीईओ हूं, मैं इस तरह कैसे हिचकिचा सकती हूं। उसने लड़खड़ाने का नाटक किया और मेरे सीने से लग गई। मीटिंग में जाना है, फिर बाद में मिलते हैं, तब तुम्हें पहल करनी होगी, सोफी सलिवन ने मुंह फुलाते हुए और प्यार से कहा। छेड़ने का इरादा पूरी तरह साफ था। अभी मैं सच में उसे उसी जगह अपना बनाना चाहता था, लेकिन हमें एक दूसरे को जानते हुए आधे घंटे से भी कम समय हुआ था। इतनी जल्दी आगे बढ़ना ठीक नहीं है। मजबूरी में बाहर निकलना पड़ा। दरवाजे के बाहर ही सेक्रेटरी जांग मिली। सीईओ सोफी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, है ना? एमिली जांग ने पूछे बिना नहीं रह सकी। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। परेशान? खैर, मुझे अपना पति बनने के लिए मजबूर करना क्या परेशानी में आता है? शायद नहीं। शुक्र है, सीईओ सोफी अभी भी समझदार है। मैंने पोलाइटली जवाब दिया, जिससे एमिली जैंग हैरान रह गई और मुझे वापस जाते हुए देखती रही। वो अपना सिर खुजलाए बिना नहीं रह सकी। ये कैसे पॉसिबल है? सीईओ सोफी के साथ आधे घंटे तक बात की। अगर रो नहीं रहे तो कम से कम चेहरा तो उतरा होना चाहिए था। इधर मैं अपनी डेस्क पर बैठ ही गया था कि मैडिसन वोंग और लिलियोंग आ गईं। जेक भाई, ये वो दलिया है जो मैंने आज सुबह बनाया था। क्या आपने अभी तक ब्रेकफास्ट किया है? जेक टॉमसन, लिटिल वुल्फ ने कहा। तुम लोगों ने कल रात ड्रिंक की थी। क्या अभी भी सिरदर्द है? ये दोनों कंपनी में मेरी छोटी फैन गर्ल्स हैं। आमतौर पर मैं उन्हें थोड़ा छेड़ सकता था, लेकिन अब मैं टेकन हूं। चलो, तुम दोनों यहां से जाओ।
मुझे थोड़ा काम है। मैंने अपना हाथ हिलाया। इस रिजेक्शन ने उन दोनों लड़कियों को उदास होकर जाने पर मजबूर कर दिया। तभी मेरा बेस्ट फ्रेंड लिटिल वुल्फ ये सब देखकर मुस्कुराते हुए पास आया। जेक भाई, क्या चल रहा है? एक लड़की बड़े प्यार से तुम्हारे लिए दलिया लेकर आई और तुम्हें वो नहीं चाहिए। लिटिल वुल्फ की अभी अभी एक गर्लफ्रेंड बनी थी, इसलिए वो थोड़ा हवा में उड़ रहा था। ये सुनकर मैं बस एक कड़वी मुस्कान दे सका। मैंने हाथ हिलाकर कहा कि कुछ नहीं, बस प्यार में हूं, बस यही बात है। मैं किसी दूसरी औरत से यूं ही चीजें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लिटिल वुल्फ की सांसें थम गईं। प्यार में? होली शिट! सीईओ सोफी के ऑफिस गए और प्रेमी बन गए? जवाब तो दिन की तरह साफ है। लिटिल वुल्फ ने थूक गटका और मेरी तरफ कुछ अविश्वास के साथ देखने लगा। भाई गजब, तुमने तो जैकपॉट मार लिया। चलो बताओ, सीईओ सोफी ने अपनी किस कजिन से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया है? ये सुनकर मेरे चेहरे पर सवालों के घेरे थे। मैंने ठंडी नजरों से लिटिल वुल्फ की तरफ देखा। कजिन गई भाड़ में, वो सोफी सलिवन क्यों नहीं हो सकती? लिटिल वुल्फ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत आसपास देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। जेक भाई, ऐसी बातें बिना सोचे समझे मत कहो। क्या तुम टेक डिपार्टमेंट के पुराने ली की कसम भूल गए? जो कोई भी सीईओ सोफी को जीत लेगा, वो बिजली के पंखे के साथ हेडस्टैंड करते हुए लाइव स्ट्रीम करेगा। ये सुनकर मैंने माथा सिकोड़ा। होली शिट, ऐसा भी कुछ है क्या? खैर कोई बात नहीं, बेचारा बूढ़ा ली, उसे छोड़ो। इसलिए मैंने बात बना दी कि हाँ, वो बस सीईओ सोफी की कजिन है। लिटिल वुल्फ ने राहत की सांस ली। यहां तक कि उसने मुझे थम्स अप भी दिया। मैं बस बेबसी से उसे देख सका। वापस मुड़कर मैं कंप्यूटर के सामने ख्यालों में खोने लगा। आखिरकार मैं एक बार पहले भी जी चुका हूं। मुझे सिर्फ 20 मिनट लगे और मैंने एक कंप्लीट डिजाइन प्रपोजल टाइप कर लिया। बाकी के दिन बस फॉर्मेलिटी पूरी करता रहा। जल्द ही ऑफिस की छुट्टी का समय हो गया। ठीक 12 बजते ही मैंने अपना टी कप पकड़ा और निकलने के लिए तैयार हो गया। 12 बजने में 2 मिनट रहते ही टेक डिपार्टमेंट के हेड विलियम हैरिस ऑफिस में आए और मुड़कर अनाउंस किया कि सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाएं। आज सुबह सीईओ सोफी और थंडर कॉर्पोरेशन के सीईओ विलियम्स ने एसके प्रोडक्ट के लिए प्रिलिमिनरी प्लान फाइनल कर लिया है। ये एक प्रीमियम एसेंस लाइन है। मार्केट में लाने का समय बहुत अर्जेंट है, इसलिए सब लोग जल्दी करें। हर कोई एक डिजाइन सबमिट करे। अगर किसी का भी डिजाइन फाइनल प्लान के रूप में चुना जाता है तो हम 10,000 कैश रिवॉर्ड देंगे। बात खत्म ही हुई थी कि पूरे टेक डिपार्टमेंट ने सामूहिक रूप से आह भरी। ऑफिस की छुट्टी से पहले भी डिजाइन सबमिशन की डिमांड थी। इस बार बिना लंच ब्रेक के काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सबने एक दूसरे की तरफ देखकर कड़वी मुस्कान दी। आखिरकार सबने लंच ब्रेक छोड़ दिया और विलियम बिल्कुल यही चाहता था। ठीक 12 बजे विलियम ने कर्मचारियों को अभी भी मेहनत से काम करते देखा। वो संतुष्टि के साथ सिर हिलाने लगा। उसे खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। तभी एक परछाई पास से गुजरी। ध तेरे की, टाइम हो गया, घर जा रहा हूं। और क्या, भूख से मर रहा हूं। चलो खाना खाने चलते हैं। चलो खाना खाने चलते हैं। मैंने आज का काम सुबह ही जल्दी खत्म कर लिया था। बेशक ओवरटाइम की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन विलियम की नजरों में ये बिल्कुल अलग था। दूसरे काम करने के लिए रुक रहे हैं, जबकि मैं खिसकने की कोशिश कर रहा हूं। किस लिए भाग रहे हो? तुम वहीं रुक जाओ, जेक टॉमसन। क्या तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है? क्या तुम्हें लोग काम करते हुए नहीं दिख रहे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लंच ब्रेक के लिए घर जाने की? मैंने ये सुना और पीछे मुड़ा। आंखें हिकारत से भरी थीं। मैंने उसे घूर कर देखा। मेरे लंच ब्रेक में क्या खराबी है? वे बिना ओवरटाइम पे के ओवरटाइम कर रहे हैं, इससे मेरा क्या लेना देना? विलियम सुन्न खड़ा रह गया। वो कोई जवाब नहीं दे सका। वो जानता था कि मैं सही हूं, लेकिन फिर भी वो मुझे जाने नहीं देना चाहता था। ये ओवरटाइम अटेंडेंस इवैल्यूएशन में गिना जाएगा। तुम जाओ, इस महीने मैं तुम्हारा अटेंडेंस बोनस काट लूंगा। बोलना खत्म होते ही विलियम ने कॉन्फिडेंस के साथ अपना सिर उठाया। उसकी आंखें संतुष्टि से भरी थीं, लेकिन मैंने बस ठंडी नजरों से उसे देखा, दांत भींचे और 2 शब्द कहे, इडियट। फिर मुड़कर चला गया। ओवरटाइम गया भाड़ में। जाओ और मेरे पैसे काट लो। बस सोफी सलिवन को छूने की कोशिश करना। वो मेरी वाइफ है, उससे उलझने का कोई फायदा नहीं। उसे सच में लगता है कि वो पूरी दुनिया का सेंटर है। जल्द ही मैं अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंच गया। अपनी फेवरेट बीफ नूडल शॉप पर रुका, भरपेट खाना खाया, फिर आराम से घर गया और फ्री टाइम का फायदा उठाकर सिस्टम को स्टडी करने लगा। उसके बाद मैंने लॉटरी ड्रॉ के लिए 1000 सिस्टम पॉइंट्स यूज किए। एक घर के लिए भगवान और बुद्ध से प्रार्थना करने लगा, मुझे एक बड़े विला में अपग्रेड कर दो। मन ही मन लगातार दुआ कर रहा था। डिंग, 1000 बाइंडिंग पॉइंट्स कंज्यूम हो रहे हैं। होस्ट के लिए लॉटरी ड्रॉ हो रहा है। बधाई हो होस्ट, आपको गल्फ का सेंचुरी लिमिटेड ज्वेलरी सेट मिला है। धत तेरे की, मुझे इस बेकार चीज की क्या जरूरत है? यह मुझे एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था, तो मैंने इसे बेचने का फैसला किया। अचानक मैंने एक गहरी सांस ली। सोफी सलिवन की बात याद आई। कम ऑन सिस्टम, ये साफ तौर पर मुझे गिफ्ट देने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन ये सही है। सोफी सलिवन के लिए कुछ खरीदना चाहिए। गैलेक्सी शॉपिंग सेंटर। ऑफिस जाते समय मैं इत्तेफाक से गल्फ स्टोर के पास से गुजरा। बेहतर होगा कि इसे उठा लूं। आज दोपहर सोफी सलिवन को एक सरप्राइज दूंगा। मैं सीधा सेंटर के 4th फ्लोर पर गया।
पता नहीं कितनी लड़कियों ने मेरा नंबर मांगा, जिन्हें मैंने रिजेक्ट कर दिया। अंदर ही अंदर थोड़ा चिढ़ महसूस हो रही थी। धत तेरे की, इतनी जल्दबाजी में निकला कि मास्क पहनना भूल गया। इस कातिलाना हैंडसम चेहरे को नहीं छुपा सकता। मैं सीधा गल्फ स्टोर में चला गया। यहाँ मेरे अलावा लगभग सभी अमीर लोग थे। अमीर मैडमों से मिलने का डर लग रहा था। काम होते ही मैंने तुरंत सेल्स गर्ल को अपना नाम बताया। उससे कहा कि मेरे लिए जल्दी से तैयारी करे। सेल्स गर्ल ने नेचुरली देरी करने की हिम्मत नहीं की। तुम्हें मेरा नेकलेस पता होना चाहिए। लिस्टेड प्राइस 2.88 मिलियन तक है। वो अपनी पूरी जिंदगी बेचकर भी इसे नहीं खरीद सकती थी। जब मैं पिकअप का इंतजार कर रहा था, एक मिडिल एज्ड आदमी चलकर आया, सीधा मुद्दे पर आया और कहा कि वो नेकलेस खरीदना चाहता है। पैसों की कोई बात नहीं है। उसने अपना इंट्रोडक्शन टॉमस सलिवन के रूप में दिया। वह नाम सुनकर जाना पहचाना लगा। महसूस हुआ कि कहीं सुना है। नेकलेस की कीमत जानने के बाद मैं अपना थूक गटका बिना नहीं रह सका। लालच न आना सच में मुश्किल था, लेकिन फिर सोचा, अगर मैं टॉमस सलिवन को बेच दूं तो सोफी सलिवन को क्या दूंगा। मेरी औरत की अपनी एक क्लास होनी चाहिए। इसलिए मैंने बात बना दी कि मैं एक दोस्त के लिए इसे ले रहा हूं। इसलिए टॉमस सलिवन ने मुझ पर और दबाव नहीं डाला। मैं समझ गया। फिर मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा भाई। जेक, ये लो, फ्यूचर में गैलेक्सी प्लाजा में बस मेरा बिजनेस कार्ड दिखा देना, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं भी ज्यादा पोलाइट नहीं बना, तुरंत बिजनेस कार्ड ले लिया। ठीक है। तभी सेल्स गर्ल सावधानी से पैक किया हुआ ज्वेलरी बॉक्स लेकर आई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं चलता हूं। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट में वापस आया और स्वाइप किया। फिर सीधा टॉप फ्लोर पर सीईओ के ऑफिस की तरफ गया। अंदर जाते ही मैंने खिड़की के पास ठुड्डी पर हाथ रखे सोफी सलिवन का गुलाबी चेहरा देखा। बाहर देख रही थी। पता नहीं क्या शरारती ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। मैं तुरंत उसके पास पहुंचा, अपना सिर उसके करीब ले गया, उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। वाइफी, आधा दिन बीत गया, तुम्हारी याद में मरा जा रहा हूं। जैसे ही सोफी सलिवन मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी, वो मुझसे फिर से घबरा गई। आंखें कुछ कतरा रही थीं। दिमाग उलझे हुए ख्यालों से भरा था। इसके बाल थोड़े बिखरे हुए लग रहे हैं। क्या मुझे इन्हें ठीक करने में मदद करनी चाहिए या रहने दूं? क्या ये बहुत ज्यादा इंटीमेट होगा? सही तो है, आखिरकार मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। आखिरकार सोफी सलिवन ने अपना कोमल दायां हाथ आगे बढ़ाया। बायां हाथ भिजा हुआ था। उसने मेरे बालों को करीने से संवारने में मदद की, फिर अजीब तरह से अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्या तुमने लंच में पेट भर के खाया? बेशक, मैंने पेट भर खाया। वाइफी, मैं तुम्हें बताता हूं, नीचे एक अमेजिंग बीफ नूडल शॉप है। जब तुम फ्री होगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सोफी सलिवन थोड़ा रुकी। कंपनी की सीईओ होने के नाते कोई वेकेशन डेज नहीं मिलते। लगभग हमेशा कंपनी में ही रहना पड़ता है। इसलिए उसने अपने दिमाग में प्लानिंग शुरू कर दी। कल का सारा काम कैंसिल कर दो। नहीं, आज रात ही जाना होगा। जब सोफी सलिवन अभी कैलकुलेट कर ही रही थी, खैर आज दोपहर का शेड्यूल कैंसिल करो। मैंने धीरे से ग्रूव नेकलेस का बॉक्स निकाला और उसे सोफी सलिवन के गले में पहनाने के लिए तैयार हुआ। सोफी सलिवन की आंखें सरप्राइज से चमक उठीं। जब उसने मेरे हाथ में नेकलेस देखा तो वो सुन्न रह गई। सोफी सलिवन को भी ग्रूव ब्रांड के बारे में थोड़ी जानकारी थी। बेमिसाल लग्जरियस, उसका जेब बहुत खूबसूरती से चमक रहा था। उसी समय उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जगा, एक निश्चितता के साथ चुने जाने का एहसास। जेक टॉमसन मुझे कितना प्यार करता होगा कि इस गिफ्ट पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद सोफी सलिवन ने अपनी खूबसूरत आंखें बंद कर लीं, चेहरा लाल हो गया, धीरे से अपना सिर झुकाया और मेरे नेकलेस पहनाने का इंतजार करने लगी। लेकिन अगले ही सेकंड फोन बज उठा। हेलो, होली शिट, क्या उसे फिर से दौरा पड़ रहा है? अभी भी गड़बड़ करने की हिम्मत कर रहा है। मैं अभी आता हूं बोलना खत्म करने के बाद मैंने नेकलेस वापस बॉक्स में रख दिया। कुछ बेबसी के साथ कहा, वाइफी, मुझे कुछ काम है, पहले जाना होगा। सोफी सलिवन थोड़ी निराश थी। उसने सिर हिलाया। फिर तुम जाओ, जरूरी मामला मिस मत करना। साथ ही उसकी आंखों में साफ गुस्सा दिख रहा था। मैं देखना चाहती हूं कि किस अंधे बेवकूफ की हिम्मत हुई इस लेडी का अच्छा काम बिगाड़ने की। पहले जो सुना उससे लगा कि कंपनी का ही कोई काम है। वो बहुत नाखुश थी, दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो सच में चाहती थी कि मैं खुद उसे नेकलेस पहनाऊं। उम्मीद नहीं थी कि कोई दखल देगा। सेक्रेटरी जांग अंदर आई। बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी। कुछ सेकंड बाद एमिली जांग ने दरवाजा धकेला और अंदर आई। जाकर इन्वेस्टिगेट करो कि क्या टेक डिपार्टमेंट कर्मचारियों को ओवरटाइम के लिए मजबूर कर रहा है। आधे घंटे के अंदर मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। एमिली जांग ने सोफी सलिवन को गुस्से में उबलते देखा। उसका दिल थोड़ा कांप गया। खुद को कांपने से नहीं रोक सकी। टेक डिपार्टमेंट, सही कहा ना? सीईओ सोफी, मुझे उस बारे में पता है। ये डिपार्टमेंट हेड विलियम है जो लंच में कर्मचारियों को ओवरटाइम के लिए मजबूर कर रहा है। उन्हें आज रात छुट्टी से पहले एसके एसेंस डिजाइन सबमिट करने के लिए कह रहा है। जेक टॉमसन और लिटिल वुल्फ ने ओवरटाइम नहीं किया, इसलिए अब विलियम हैरिस पागल हो रहा है। एमिली जांग ने रिफ्लेक्स में मुझे और लिटिल वुल्फ को भी घसीटना चाहा। आखिरकार मैंने ही उनकी मैचमेकिंग कराई थी। सोफी सलिवन ने यह सुना। आंखें बेहद ठंडी, वो पागल हो रही थी। अब तुम टेक डिपार्टमेंट जाओ, विलियम हैरिस से कहो कि आकर मुझसे मिले।
इस सीन ने एमिली जैंग को बुरी तरह डरा दिया। उसने और कुछ सोचने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से ऑर्डर फॉलो किया। टेक डिपार्टमेंट की तरफ लिटिल वुल्फ विलियम हैरिस को घूर रहा था। उसने अकड़ कर कहा, विलियम हैरिस, जेक का प्रपोजल सब इसमें है, और क्या कहना है तुम्हें? विलियम हैरिस ने डॉक्यूमेंट्स लिए, उनकी तरफ देखा तक नहीं, बेरुखी से कहा, इस प्रपोजल में कोई हाइलाइट्स नहीं है, दूसरा लिखो। जब तक नहीं होगा ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। तभी मैं अंदर आया। ऑफिस पहुंचते ही वो इरिटेटिंग आवाज सुनी। साफ था कि वो जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहा है। मेरा गुस्सा तुरंत भड़क गया। मैंने विलियम हैरिस को तीखी नजरों से घूरा। धत तेरे की, अब बहुत हो गया। अगर विलियम हैरिस नहीं होता तो मैं अभी भी अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहा होता। मैं उसे मुंह पर कोसने ही वाला था कि तभी सेक्रेटरी जैंग भागती हुई आई। डिपार्टमेंट हेड विलियम, सीईओ सोफी ने आपको बुलाया है। सिर्फ सीईओ सोफी का नाम सुनते ही विलियम हैरिस की आंखें चमक उठीं। होली शिट, सीईओ सोफी ने मुझे बुलाया है। पक्का तारीफ, प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के लिए होगा। मैं अभी आता हूं। जाने से पहले उसने मुझे बुरी तरह घूरा। मेरे वापस आने तक रुक, फिर तुझे देखता हूं। मैं बस बेबसी से कंधे उचका सका। ठीक है फिर, अब देखते हैं कि कौन किसे देखता है। विलियम हैरिस सीईओ के ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली। उसका मूड नर्वस और एक्साइटेड दोनों था। कर्मचारियों से मुफ्त में काम करवाना और उनका आज्ञाकारी बने रहना, ये उसका हुनर है। विलियम हैरिस को लगा कि सीईओ सोफी जल्द ही उसे प्रमोट करने वाली है। ये सोचकर उसने एक्साइटमेंट में जोर से दरवाजा खटखटाया। सीईओ सोफी, ये मैं हूं, छोटा हैरिस। विलियम हैरिस दबे पांव कमरे के अंदर गया। सोफी सलिवन ने बस उसे ठंडी नजरों से देखा। विलियम हैरिस का गला सूख गया, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। सीईओ सोफी, ये रहे 3 कंप्लीट डिजाइन प्रपोजल्स, प्लीज इन्हें रिव्यू कर लीजिए। सोफी सलिवन ने सुना और रुकी। तभी ऊपर देखा। वो खूबसूरत आंखें विलियम हैरिस को घूर रही थीं। इतनी जल्दी? विलियम हैरिस ने ये देखा और कांप उठा। सीईओ सोफी हैरान है। दिखावा करने का यही मौका है। उसने तुरंत अपना सिर खुजलाया और अजीब तरह से हंसने लगा। सीईओ सोफी, मैंने लंच के समय ही डिपार्टमेंट में अनाउंस कर दिया था। सबने खाना और आराम छोड़कर काम किया, लेकिन सोफी सलिवन ने उसकी सफाई सुनने की जहमत नहीं उठाई। वो साफ तौर पर खुद ही अपना गुनाह कबूल कर रहा था। उसने सीधे पूछा, तो ये जबरदस्ती वाला ओवरटाइम है? मुझे एक वजह दो कि तुम कर्मचारियों को एक्स्ट्रा घंटों तक काम करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? विलियम हैरिस फिर से अजीब तरह से हंसा। सीईओ सोफी, मुझे याद है आपने एक बार कहा था, ज्यादा काम करने से कर्मचारियों की स्किल्स बढ़ती हैं। ये एक अच्छी चीज है। सोफी सलिवन ने यह सुना और उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। ये हरामी अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। हम्फ, मौत को दावत दे रहा है। पहले वो अक्सर ओवरटाइम को नजरअंदाज कर देती थी। आखिरकार इससे कंपनी का फायदा होता है, लेकिन अब वो उसी बहाने का इस्तेमाल करके मुझे परेशान कर रहा है। मैं उसे नेकलेस पहनाने ही वाला था कि उसने दखल दे दिया। ये सोचकर सोफी सलिवन और भी गुस्सा हो गई। उसने माथा सिकोड़ते हुए कहा, मुझे याद है, मैंने कहा था कि सीनियर मैनेजमेंट होने के नाते आप बिना वजह कर्मचारियों को ओवरटाइम के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उन्हें खुद को डेवलप करने और इंडिपेंडेंटली बढ़ने के लिए समय और स्पेस देना चाहिए। क्या डिपार्टमेंट हेड विलियम को याद नहीं कि मैंने ऐसा कहा था? विलियम हैरिस का रोने का मन करने लगा। वो कसम खा सकता था कि सीईओ सोफी ने वाकई पहले ऐसा कहा था, लेकिन अब सोफी सलिवन ही सीईओ है। उसने ये कहा या नहीं, ये उसका हक है। उसकी बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? जी, सीईओ सोफी, मुझे याद है। उसे कबूल करते देख सोफी सलिवन ने मेज पर जोर से हाथ मारा। बर्फ जैसी ठंडी आंखें सीधे विलियम हैरिस को देख रही थीं। तुम्हें सब इतना साफ याद है, फिर भी लोगों को ओवरटाइम के लिए मजबूर करते हो। तुम्हें काम करना इतना पसंद है तो मेरे लिए 3000 शब्दों का सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखो। इसे साल के आखिर वाली डिसिप्लिन कमेटी को सबमिट कर देना। विलियम हैरिस के माथे पर तुरंत पसीना आ गया। उसने कांपते हुए जवाब दिया, मैं समझ गया सीईओ सोफी, मैं अभी जाकर सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखता हूं। फिर वो मौत के मुंह से बचकर निकलने की तरह लंबी सांसें लेते हुए सीधा सीईओ के ऑफिस से बाहर भागा। अगर आप इल्जाम लगाना चाहते हैं तो कोई भी बहाना ढूंढ लें। पता नहीं मैंने कहां गलती की जो सीईओ सोफी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। विलियम हैरिस को सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। जल्द ही वो टेक डिपार्टमेंट लौटा और सभी को डिजाइन के बारे में अनाउंस किया। मैं इसे एक बार फिर कहूंगा, अब किसी को भी समय पर सबमिट करने की जरूरत नहीं है। बोलना खत्म करते ही विलियम हैरिस मायूस होकर अपने ऑफिस लौट गया, लेकिन टेक डिपार्टमेंट के कर्मचारी सब दंग रह गए। होली शिट, क्या विलियम हैरिस की पर्सनालिटी बदल गई? जबकि मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी। पक्का छोटी सलिवन ने उसे अच्छा सबक सिखाया है। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और पेंगुइन ऐप खोला। उस आइस ब्यूटी बेबी को एक मैसेज भेजा, ऑफिस के बाद ऑफिस में मेरा इंतजार करना, कुछ काम है। सोफी सलिवन ने लगभग तुरंत रिप्लाई किया, समझ गई। मैंने मुस्कुराते हुए अपना फोन नीचे रख दिया। ऑफिस के बाद छोटी सलिवन को नेकलेस पहनाने और सिस्टम का दिया हुआ टास्क पूरा करने की प्लानिंग कर रहा था। इसी बीच विलियम हैरिस के ऑफिस में कोई उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा था। पता नहीं ये अफवाह कहां से आई कि मैं सीईओ सोफी की कजिन को डेट कर रहा हूं, कि सीईओ सोफी के ऑफिस में जाने के बाद मैं अब सिंगल नहीं रहा।
लेकिन वो इंसान खुद सोफी सलिवन क्यों नहीं हो सकती? जब विलियम हैरिस ने वो अफवाह सुनी तो उसका पूरा वजूद जाग उठा। उसने तुरंत डॉक्यूमेंट्स नीचे रखे। होली शिट, ऐसा भी कुछ है क्या? जल्द ही ऑफिस की छुट्टी का समय हो गया। मैं खड़ा हुआ और अपनी आइस ब्यूटी को ढूंढने के लिए अंगड़ाई ली। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला, देखा कि विलियम हैरिस भी अभी सीईओ के ऑफिस से निकल रहा है। ओहो, डिपार्टमेंट हेड विलियम, मैंने सुना है आपको बाद में अभी और ओवरटाइम करना है। सच में बहुत टफ है, मैंने छेड़ा। विलियम हैरिस ने जानी पहचानी आवाज सुनी और तुरंत ऊपर देखते हुए एक चापलूसी भरी मुस्कान दी। अरे भगवान, यंग मास्टर जेक, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो बस कंपनी के लिए एक रोल मॉडल बन रहा हूं, उसने मक्खन लगाते हुए कहा। ये सीन देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। विलियम हैरिस को क्या हुआ है? या उसे कुछ पता चल गया है? समझ नहीं पाया कि विलियम हैरिस क्या गेम खेल रहा है। मैंने उसे इग्नोर किया, मुड़ा और सीधे सोफी सलिवन के ऑफिस में घुस गया। ये सीन देखकर विलियम हैरिस का दिल फिर से धड़क उठा जब उसने देखा कि सीईओ सोफी के होने वाले ब्रदर इन लॉ की इतनी वैल्यू है कि बिना नॉक किए ऑफिस में घुस गए। अंदर जाते ही देखा कि सोफी सलिवन दोनों हाथों से अपनी ठुड्डी को सहारा दिए हुए है, डेस्क पर लेटी हुई पता नहीं क्या सोच रही है। मैं शरारती मुस्कान के साथ तुरंत सोफी सलिवन के पास पहुंचा। वाइफी, नेकलेस कहाँ है? सोफी सलिवन को तभी होश आया। वो 1 सेकंड के लिए रुकी, चेहरा लाल हो गया, फिर दराज खोली और लिमिटेड एडिशन गल्फ नेकलेस निकाला। मेरे होठों का कोना हल्का सा उठा। नेकलेस लिया और उसे खोला, उसे छेड़ते हुए देखा, फिर शरारत से मुस्कुराया। लंच के वक्त मैं खुद इसे तुम्हें पहनाने वाला था, बुरा हुआ कि उन लोगों ने दखल दे दिया। अब उसकी भरपाई करना ज्यादा देर नहीं हुई है। ये सुनकर सोफी सलिवन अंदर से बहुत खुश थी। उसने अपना होंठ हल्का सा दबाया और आज्ञाकारी बनकर सहमति में सिर हिलाया। यहाँ आओ। पीछे मुड़ते हुए, ये नेकलेस सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने धीरे से एक सेंटेंस कहा। फिर मैंने अपने हाथ सोफी सलिवन के कंधों पर रखे। अगले ही सेकंड उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप उठा। ये पहली बार था जब किसी मर्द ने उसके कंधों को इस तरह छुआ था। हो गया, ये नेकलेस तो ऐसा लग रहा है जैसे खास मेरी वाइफ के लिए ही डिजाइन किया गया हो। मैंने अपनी भौहें ऊपर उठाई और मुस्कुराया। मेरी आंखें उसकी गोरी गर्दन को घूर रही थीं। सोफी सलिवन और भी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। अपना सिर नीचे झुकाते हुए वो धीरे से बड़बड़ाई, थैंक यू हब्बी। अपने सामने इस शर्माती हुई ब्यूटी को देखकर मेरा मन कुछ और करने का हुआ, लेकिन डर था कि कहीं मैं बहुत ज्यादा फास्ट न हो जाऊं। ये भी डर था कि कहीं मैं खुद पर कंट्रोल न खो दूं। मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। खैर, मैं अब चलता हूं, कल मिलते हैं माय लव। मैंने बोलना खत्म किया और जाने ही वाला था कि अचानक सोफी सलिवन बोल उठी, जेक टॉमसन, क्या तुम जा रहे हो? सच में जा रहे हो? कोरियन ड्रामा तो इस तरह नहीं चलते। अगले ही सेकंड उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने शर्म के साथ पूछा, जेक टॉमसन, क्या तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी है? क्या कुछ गड़बड़ है? मैंने उसके सवाल में छुपा हुआ मतलब समझ लिया। एक गहरी सांस ली, फिर चिढ़ाते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हे वाइफी, क्या तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है? ये एक्सप्रेशन इतना सस्पिशियस क्यों लग रहा है? अब और बर्दाश्त नहीं होता। छोटी सलिवन, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं? मैंने सोचा और अंदाजा लगाया। सोफी सलिवन खुद खड़ी हो गई। बस एक छोटी सी चीज है, तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर उसने धीरे से अपनी बाहें फैलाईं और मुझे गले लगा लिया। शर्म के मारे अपना सिर मेरे सीने में छुपा लिया। बस एक हग चाहिए था। असल में सोफी सलिवन इसके बारे में सोच रही थी। किस नहीं कर सकती? आखिरकार हम एक दूसरे को सिर्फ एक दिन से जानते हैं, उससे भी कम हम लिमिट्स के बाहर चीजें कर सकते हैं। इसलिए आखिर में सिर्फ हग करना ही चुना। जब मेरे शरीर की हल्की खुशबू महसूस हुई तो सोफी सलिवन को अजीब तरह से सुकून मिला। ठीक है, अब तुम जा सकते हो मेरे लिटिल बॉयफ्रेंड। मैंने अपना सिर खुजलाया। एक गहरी आह भरी। वाइफी, तो तुमने इतनी देर सिर्फ मेरा थोड़ा फायदा उठाने के लिए सोचा था? ये सुनकर सोफी सलिवन चौंक गई। फायदा उठाना तो म्यूचुअल होना चाहिए। हफ, ये मत कहना कि मुझसे हग पाकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। ठीक है फिर मैं सच में जा रहा हूं। लेकिन ऑफिस से निकलते ही मुझे पछतावा होने लगा। वो हग बहुत छोटा था, कुछ महसूस करने का मौका भी नहीं मिला। ऑफिस से बाहर निकलते ही मैं अभी भी हैरान था। डेटिंग का पहला दिन और आइस कोल्ड ब्यूटी सोफी सलिवन ने खुद पहल करके हग किया। मेरा चार्म सच में अमेजिंग है। अगले ही सेकंड सिस्टम में डिंग की आवाज आई। साइड मिशन कंप्लीट। गर्लफ्रेंड को खुद नेकलेस पहनाया। 1000 बाइंडिंग पॉइंट्स जुड़ गए। इवनिंग हग रिकॉर्ड हुआ। 1000 बाइंडिंग पॉइंट्स जुड़ गए। मैंने माथा सिकोड़ा। ये इवनिंग हग रिकॉर्ड होना क्या बला है? क्या इस सिस्टम ने कोई नया फंक्शन खोल दिया है? धत, घर जाकर जल्दी से इस पर रिसर्च करनी होगी। 1 घंटे बाद सोफी सलिवन भी अपनी विला पहुंच गई। दरवाजा धकेलते हुए उसका चेहरा एक अनजानी खुशी से भरा हुआ था। सोचा घर में कोई चोर है। पता चला कि ये तो मम्मी और पापा की छोटी राजकुमारी घर आई है। इतना दुर्लभ है कि आखिरकार काम को एक तरफ रखने के लिए तैयार हुई। पेरेंट्स से मिलने घर आई है। एक मिडिल एज्ड आदमी जल्दी से भागकर फर्स्ट फ्लोर के हॉल में आया, चेहरा उत्साह से भरा हुआ, चमकती मुस्कान के साथ। ये तो बहुत बढ़िया है। यहाँ आओ और देखो, पापा के पास आज तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है।
सोफी सलिवन थोड़ी हैरान रह गई। फिर टॉमस सलिवन के पीछे स्टडी रूम तक गई। हे सलिवन, इसे खोलकर देखो। सोफी सलिवन ने वो छोटा बॉक्स ले लिया। टॉमस सलिवन के हाथ से वो छोटा बॉक्स लिया और उसे देखने के लिए खोला। ओहो, ये भी एक ग्रोव नेकलेस है। पर क्या इत्तेफाक है। तभी टॉमस सलिवन ने नोटिस किया कि उनकी बेटी के गले में पहले से ही एक नेकलेस है। वो असल में इस नेकलेस को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी बेटी को बॉयफ्रेंड ढूंढने की सलाह देना चाहते थे। लगता है उनकी चोरी पकड़ी गई। सोफी सलिवन ने अपने पिता की नजर देखी और शांति से जवाब दिया, एक दोस्त ने दिया है, ये भी ग्रोव का ही है। बॉयफ्रेंड भी एक दोस्त ही होता है तो ये गलत नहीं था। डैड, आप इसे मॉम को दे दीजिए। बोलने के बाद वो मुड़ी और स्टडी रूम से बाहर चली गई। टॉमस सलिवन ये देखकर दंग रह गए। क्या उनकी बेटी सच में प्यार में हो सकती है? उन्होंने थूक गटका और फिर किचन की तरफ भागे। हनी, इधर आओ, बहुत बड़ी न्यूज़ है। ढेर सारी अटकलें लगाने के बाद टॉमस सलिवन अपनी वाइफ को भी अलर्ट करने में कामयाब रहे। बाद में डिनर के दौरान कैसा रहेगा, मैं धीरे से थोड़ा टटोल कर देखूंगी, मैरी ली ने प्यार से सजेस्ट किया। टॉमस सलिवन ने ये सुना और तारीफ में थम्स अप दिया। इसी बीच गार्डन रेजिडेंस अपार्टमेंट पहुंचने के बाद मैंने पूरा आधा घंटा सिस्टम के हग चेक इन फंक्शन को समझने में लगाया। अगर सोलमेट को सुबह, दोपहर और रात में हग करेंगे तो एक्स्ट्रा बाइंडिंग पॉइंट्स मिलेंगे। धत, क्या ये मुझे ठीक से डेट करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है? उसके बाद मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास अभी भी 2000 बाइंडिंग पॉइंट्स हैं, इसलिए तुरंत लॉटरी ड्रॉ खोला। डिंग, होस्ट के लिए लॉटरी ड्रॉ हो रहा है। बधाई हो, होस्ट को 100,000 सॉफ्ट करेंसी मिली है। बधाई हो, होस्ट को एडवांस्ड पियानो मास्टर स्किल मिली है। रिवॉर्ड्स देखकर मेरा चेहरा उतर गया। इस बेकार पियानो स्किल का मैं क्या करूंगा? ये सब फालतू चीजें इकट्ठा हो रही हैं। मैंने ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई। अपना फोन निकाला और पेंगुइन ऐप खोला। सोफी सलिवन को एक मैसेज भेजा, क्या तुमने खाना खा लिया? अगले ही सेकंड सिस्टम ने नोटिफाई किया, डिंग, होस्ट ने एक बार इवनिंग केयर चेक इन किया है। बाइंडिंग पॉइंट्स प्लस 500। मैं हल्का सा मुस्कुराया। एक सेंटेंस से 500 पॉइंट्स। सुबह, दोपहर और रात मिलाकर 1500 पॉइंट्स हो जाएंगे। साथ में सुबह, दोपहर और शाम की ग्रीटिंग्स जोड़ लें तो ये 4500 पॉइंट्स होते हैं। फ्री टाइम में कुछ साइड मिशंस कर लूंगा। 2 दिन में 10,000 पॉइंट्स कमा लूंगा। कुछ और नेकलेस ड्रॉ कर लूंगा। एक विला के लिए ट्रेड करना बुरा नहीं होगा। इसी बीच हाफ मून लेक विला में टॉमस सलिवन डिनर टेबल पर बैठे थे और मैरी ली को इशारों में आंखें मटका रहे थे। मैरी ली ने उन्हें घूरा, बस खाना खाओ, इतनी जल्दी क्या है? जल्दबाजी में स्वाद नहीं आएगा। आओ सलिवन, ये ड्रमस्टिक खाओ, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से टेंडर है। सोफी सलिवन ने हल्का सा सिर हिलाया। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ और एक बहुत ही स्पेशल साउंड आई। टॉमस सलिवन और मैरी ली ने एक दूसरे को देखा। कुछ तो बात है, पक्का बॉयफ्रेंड का मैसेज है। उन्होंने देखा कि सोफी सलिवन ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और अपना फोन उठाया। वो साउंड उस स्पेशल मोड की थी जो उसने सिर्फ मेरे लिए सेट किया था, जो ये सिग्नल देता था कि मैंने उसे मैसेज किया है। मैसेज देखकर उसके होठों का कोना हल्का सा मुड़ा। उसके दिल में जज्बात उमड़ने से नहीं रुक सके। एक ही दिन में अचानक इस तरह परवाह किया जाना सच में किसी को भी मदहोश कर सकता है। आज रात के हक के बारे में और सोचते हुए सोफी सलिवन का चेहरा और भी लाल हो गया। जल्दी से मैसेज का रिप्लाई दिया, फिर चोरी छिपे ऊपर देखा जहां उसका सामना टॉमस सलिवन और मैरी ली की नजरों से हुआ। दो ऐसी नजरें जैसे शिकार पर घात लगाए बैठे शेर हों। सोफी सलिवन ये देखकर सवालों के घेरे में थी। थोड़ी नर्वस होकर उसने जल्दी से सफाई दी, मेरे दोस्त को कुछ काम था, कुछ खास नहीं है। बोलने के बाद फोन को टेबल पर उल्टा रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा नाटक करते हुए चॉपस्टिक्स उठाईं और एक और ड्रमस्टिक ले ली। मॉम, ये ड्रमस्टिक बहुत टेस्टी है। टॉमस सलिवन और मैरी ली एक साथ दंग रह गए। उनकी बेटी बस मुस्कुराई और शर्मा भी गई। ये पहली बार था जब सोफी सलिवन खाते वक्त किसी और के मैसेज का जवाब भी दे रही थी। सबसे बड़ी बात, उसने खुद इन सारी अजीब चीजों की सफाई भी दी जो सिर्फ एक ही बात साबित करती हैं। टॉमस सलिवन और मैरी ली ने एक दूसरे को देखा। आंखों में साफ खुशी दिख रही थी। आखिरकार उनकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है। इधर गार्डन रेजिडेंस अपार्टमेंट में मैंने सोफी सलिवन के रिप्लाई पर नजर डाली। होठों का कोना हल्का सा मुड़ा। खा रही हूं, पेरेंट्स भी यही हैं, बाद में बात करते हैं। उन रहस्यमयी होने वाले इन-लॉज के बारे में सोचकर मुझे फिर से सिरदर्द महसूस हुआ और मैंने एक गहरी आह भरी। लेकिन यह सोचकर कि मेरी माँ बीमार है, छोटी सलिवन के लिए ऐसी सांस मिलना सच में आसान नहीं होगा। मैंने वापस टेक्स्ट किया, मैं गेम्स खेलने जा रहा हूँ। ओहो, ये रहा वो डिजाइन जो मैंने बनाया था। विलियम हैरिस ने आज इसे मेरे लिए सबमिट नहीं किया। जब फ्री हो तो इसे देखने में मेरी मदद करना। दूसरी तरफ सोफी सलिवन खाना खाने के बाद अपने बेडरूम में चली गई। मेरा मैसेज देखकर और पेंगुइन पर ऑनलाइन स्टेटस प्लेइंग गेम्स देखकर उसने सोचा, ठीक है, जब तुम फ्री हो जाओ तब तक इंतजार करती हूँ। आखिरकार वो एक लड़का है, गेमिंग के दौरान डिस्टर्ब होना किसी को पसंद नहीं होता। इसलिए सोफी सलिवन ने वो डिजाइन खोला जो उसके बॉयफ्रेंड ने अभी भेजा था। पढ़ने के बाद उसका दिल दहल गया। क्या जेक थॉम्सन कोई जीनियस है? रात 10 बजे मैंने कंप्यूटर बंद किया, बेड पर लेट गया और सोफी सलिवन को मैसेज भेजा, वाइफी, काम हो गया।
सोफी सलिवन ने मुझसे कहा था कि जब काम खत्म हो जाए तो उसे बता दूं ताकि मैं आराम से गुड नाइट चेक इन कर सकूं। लेकिन अगले ही सेकंड मैं सुन रह गया। सोफी सलिवन का रिप्लाई तुरंत आया, पर वो जरूरी बात नहीं थी। एक लंबा चौड़ा मैसेज जो पक्का पहले से टाइप किया हुआ था। सब कुछ उस डिजाइन के बारे में था। मेरा मन किया कि छत की तरफ खून थूक दूं। वाइफी, काफी देर हो गई है, अब काम की बातें मत करो, कुछ और बातें करते हैं। सोफी सलिवन बेड पर लेटी थी, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे समझ नहीं आया कि कुछ और का क्या मतलब है। मैंने जल्दी से रिप्लाई किया, वही रोमांस के बारे में बातें करना, रोमांस करना नहीं, ठीक है? जैसे कि आज तुम्हारा अचानक मुझे हक करने का मन क्यों किया। वो मैसेज देखते ही सोफी सलिवन का चेहरा तुरंत गुलाबी हो गया। ये बेवकूफ, तुमने खुद ही जवाब दे दिया है। हक करने के पीछे और क्या वजह हो सकती है? जाहिर है हक करने का मन था। फिर वो हंसी और शरारत से टेक्स्ट किया, बैड बॉय, नहीं बताऊंगी। मैं हंस पड़ा, मैं बिल्कुल इसी का इंतजार कर रहा था। नहीं बताना तो मत बताओ, वैसे भी काफी देर हो गई है, कल रात भी काफी देर तक जागे थे। बॉयफ्रेंड को अब सोना है। गुड नाइट माई लव। सच तो ये है कि ऐसा नहीं था कि मैं सोफी सलिवन से बात नहीं करना चाहता था, बस कल की ड्रिंकिंग ने मुझे काफी थका दिया था। ऊपर से वो कन्फेशन, इमोशनल उतार चढ़ाव, आज पूरे दिन आराम नहीं किया था। अब सच में थकान हो रही थी। एक और वजह भी थी, मुझे एहसास हुआ कि स्क्रीन के पीछे से छोटी सोफी को छेड़ने में उतना मजा नहीं है जितना आमने सामने छेड़ने में आता है। स्क्रीन के दूसरी तरफ सोफी सलिवन बुरी तरह शर्मा रही थी। नहीं बताऊंगी तो ठीक है। जेक टॉमसन, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, देखते हैं कल मैं तुमसे कैसे निपटती हूँ। उसने मुंह फुलाया और अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठियां भींचकर टेडी बियर पर जोर से मुक्का मारा, बिल्कुल वैसी छोटी बच्ची की तरह जो अपना फेवरेट खिलौना न मिलने पर रूठ गई हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम रोमांस की बातें करेंगे, और तुम भाग गए? बैड गाय, मैं अब तुमसे बात नहीं कर रही। अगली सुबह सोफी सलिवन ने मदहोश होकर अपनी नींद भरी आंखें खोलीं। अपने बॉयफ्रेंड का भेजा हुआ मैसेज देखा, वाइफी गुड मॉर्निंग। वो शर्माए बिना नहीं रह सकी, वापस रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग। पल भर में कल रात का सारा गुस्सा गायब हो गया, दिल खुशी से भर गया। फिर उसने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आधा घंटा बहुत ध्यान से मेकअप करने में बिताया, फिर काम पर गई। सोफी सलिवन के निकलते ही उसके पेरेंट्स चोरी छिपे ऊपर से नीचे आए। देखो, आमतौर पर सलिवन बिना मेकअप के बाहर जाती है, पर आज सुबह आधा घंटा मेकअप करने बैठी थी। पक्का प्यार का चक्कर है। सोफी सलिवन अभी अपने ऑफिस में घुसी ही थी कि तुरंत बाद मैंने दरवाजा धकेला और अंदर आ गया। गुड मॉर्निंग वाइफी, कल रात मैंने आधे घंटे तक सिस्टम पे रिसर्च की थी। एक हक के 500 बाइंडिंग पॉइंट्स मिलते हैं, मैं इसे मिस नहीं कर सकता। आज मैं भी घर से निकलने से पहले काफी सज-धज कर तैयार हुआ था। ऊपर से ये कातिलाना हैंडसम चेहरा। सोफी सलिवन की मेरी तरफ सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत ज्यादा हैंडसम? उससे मिलकर वाकई किस्मत खुल गई। उसने मन ही मन सोचा। चेहरा थोड़ा लाल था, पर धीरे से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। मैं ये सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ, मुंह फुला लिया। प्रॉपर एड्रेस का क्या हुआ? मैंने कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी, तुम्हें भी ढंग से रिस्पॉन्स देना चाहिए जब मैं तुम्हें इस तरह देख रहा हूं। सोफी सलिवन को अपनी रीढ़ में झंझनाहट महसूस हुई, दिल पागलों की तरह धड़कने लगा, लाल होंठ हल्के से हिले। गुड मॉर्निंग मेरे लिटिल बॉयफ्रेंड, जैसा कि उम्मीद थी। बोलने के तुरंत बाद उसका चेहरा लाल हो गया। प्रोग्रेस हुई है? मैंने गर्व से सिर हिलाया। मेरी तारीफ सुनकर सोफी सलिवन का दिल शहद में डूबा हुआ महसूस करने लगा। जेक टॉमसन मेरी तारीफ कर रहा है, कितनी खुशी की बात है। लेकिन जब उसने फिर से ऊपर देखा तो मैं ठीक उसके सामने खड़ा था। मैं शरारत से मुस्कुराया और सोफी सलिवन को कमांड दी, खड़ी हो जाओ। वो सुन्न रह गई। किस लिए खड़ी हो जाऊं? हालांकि उलझन में थी, फिर भी आज्ञाकारी बनकर खड़ी हो गई। मैंने कमांड देना जारी रखा, अपनी बाहें ऊपर उठाओ। सोफी सलिवन ने फिर से बात मानी। वो बिल्कुल एक असली गुड़िया जैसी लग रही थी। फिर मैंने अपनी आवाज धीमी की, मुझे गले लगाओ। उस कोमल लेकिन डोमिनेटिंग आवाज ने सोफी सलिवन के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने धीरे से मुझे गले लगाया, बस कुछ सेकंड के लिए, फिर छोड़ दिया। लेकिन इस बार वो मेरे कान के करीब झुकी और फुसफुसाई, गुड मॉर्निंग मेरे लिटिल बॉयफ्रेंड। फिर एक डरी हुई गौरैया की तरह वो अपनी डेस्क की तरफ वापस घूमी, एक पेन पकड़ा और डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने का नाटक करने लगी। ये देखकर मैंने बस खामोशी से हाथ हिलाया और उसकी प्यारी खुशबू को महसूस किया। ठीक है वाइफी, मैं पहले काम पर जाता हूँ। सोफी सलिवन ने दाना चुगती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। चेहरा लाल था, सिर पूरे वक्त नीचे था, देखने की हिम्मत नहीं हुई। आधा समय बीत जाने के बाद भी सोफी सलिवन को दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं आई। उसे थोड़ी उलझन हुई तो उसने चोरी से ऊपर देखा। इत्तेफाक से उसकी नजरें मेरी शरारती मुस्कुराती आंखों से मिली। उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। मुझे ये सीन बहुत प्यारा लगा। हंसते हुए, वाइफी मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, बस तुम्हें याद दिलाना चाहता था कि तुमने जो पेन पकड़ा है वो उल्टा है। बोलने के बाद मैंने दरवाजा धकेला और सोफी सलिवन के ऑफिस से बाहर निकल गया। अगर थोड़ी देर और रुकता तो शायद ये लड़की बच नहीं पाती। यह कंफर्म करने के बाद कि मैं सच में चला गया हूं, सोफी सलिवन ने आखिरकार राहत की सांस ली। हे भगवान, जेक टॉमसन के सामने नाक कट गई। ये सब उसी की गलती है। सोफी सलिवन का दिल उलझे हुए रेशम की तरह उलझ गया। उसने अपनी सुंदर छोटी मुट्ठियां भींच लीं। सूरज की एक किरण उसके झुके हुए गाल पर चमक रही थी।
आंखें हंसी से भरी थीं। इसी बीच मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वापस आ गया और 10 बजे तक गेम खेलते हुए टाइम पास करने लगा। अभी गेम बंद करके एक मूवी देखने का प्लान बना ही रहा था कि फोन पे टिंग टिंग हुई। सोफी सलिवन का मैसेज था। मेरे डिजाइन को डिस्कस करने के लिए 10 बजे एक हाई लेवल मीटिंग रखी गई है। वे चाहते हैं कि मैं आकर थोड़ा एक्सप्लेन करूं। मैं बस बेबसी से कंधे उचका सका। ये लीडर्स भी ना। मेरा प्लान इतना साफ लिखा था, पक्का सब अनपढ़ होंगे। लेकिन फिर मैंने अपनी सिग्नेचर स्माइल दिखाई, 2 सेकंड हिचकिचाया और फिर टेक्स्ट किया, ठीक है, लेकिन दोपहर में मुझे हग करना। ओके। ऑफिस में सोफी सलिवन का दिमाग तुरंत चकरा गया। वो बस सोच ही रही थी कि मैं उसे दोबारा कब हक कर पाऊंगी। पता चला कि मैंने वही टेक्स्ट किया जो वो चाहती थी, तो उसने तुरंत टाइप किया, ओके, दोपहर में अच्छे से प्रेजेंट करना। आज रात मैं तुम्हें एक और हग रिवॉर्ड के तौर पर दूंगी। मैंने इसे पढ़ा। दिल जश्न मनाने लगा। दोपहर का हग और शाम का हग दोनों। 2 हग मतलब सीधे 1000 बाइंडिंग पॉइंट्स। बहुत बढ़िया। माई लव, कौन सा मीटिंग रूम? मुझे बाद में टेक्स्ट करना। लेकिन मैं नहीं जानता था कि अभी सीईओ के ऑफिस में सोफी सलिवन ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। वो बड़बड़ाई, सोफी सलिवन, तुम सच में बात करना जानती हो, यहां तक कि ये कह रही हो कि उसे रिवॉर्ड दे रही हो जबकि साफ तौर पर खुद को रिवॉर्ड दे रही हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोफी सलिवन तुरंत सुन हो गई और अपनी पुरानी बर्फीली पर्सनालिटी में वापस आ गई। थोड़ी देर बाद मुझे सोफी सलिवन से लोकेशन मिली। फिर मैं खड़ा हुआ और सीधे मीटिंग रूम 2 की तरफ चल दिया। अंदर पहले से ही कुछ लोग थे। 4 सीनियर लीडर्स बातें कर रहे थे। मैंने बिना हिचकिचाए दरवाजा धकेला और अंदर घुस गया। 4 सीनियर लीडर्स का सामना करते हुए मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैंने आखिरी इंसान तक सबको ग्रीट किया जो कंपनी का सीएफओ था। पहले 3 लोगों ने मुझे उसे ग्रीट करते देखा। उसने माथा सिकोड़ा और मुझे सिर से पैर तक इवैल्यूएट किया। जेक टॉमसन, तुमने थोड़े कैजुअल कपड़े पहने हैं। ये सुनकर मैंने भी माथा सिकोड़ा। इस मीटिंग में मुझे इतनी अर्जेंटली बुलाया गया कि ढंग से कपड़े बदलने का समय नहीं मिला। इसके अलावा मुझे इन कपड़ों में कुछ भी कैजुअल नहीं दिख रहा था। मैंने मन ही मन उसकी निंदा की। कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिला। अगर सोफी सलिवन की बात ना होती तो मैं इस मीटिंग में शामिल भी नहीं होता। ये देखकर कि मैंने पलटकर जवाब देने की हिम्मत की, चार्ल्स मिलर तुरंत चिढ़ गया। वो धीरे से गुर्राया, देखो हमने क्या पहना है, फिर अपना आउटफिट देखो। यहां हर कोई तुम्हारा लीडर है। ऐसे कपड़े पहनकर अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हो। कपड़ों को लेकर ही एक बार सोफी सलिवन ने उसे डांटा था। वे 3 सेंटेंस पूरी तरह सोफी सलिवन के शब्द थे। अब वो मुझे डांटने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा था और खुद में बहुत खुश दिख रहा था। बाद में दूसरे लीडर्स भी एक एक करके आ गए। हर कोई जानता था कि चार्ल्स मिलर को एक बार सिर्फ प्रॉपर कपड़े ना पहनने के लिए डांटा गया था। अब बहुत सारी खुसर फुसर और गॉसिप होने लगी जबकि मैं सिर्फ बेबसी महसूस कर रहा था। पावर सच में लोगों को कुचल सकती है। तभी हॉलवे से हाई हील्स की खनक सुनाई दी। सोफी सलिवन आ गई थी। वो कमरे में दाखिल ही हुई थी कि देखा, चार्ल्स मिलर मुझे परेशान कर रहा है। शेयर होल्डर्स से घिरी हुई उसने माथा सिकोड़ा, क्या चल रहा है? सोफी सलिवन को आया देख चार्ल्स मिलर मन ही मन खुश था। वो पहले से ही इमेजिन कर रहा था कि वो मुझे कैसे डांटेगी। उसने सोफी सलिवन को सिचुएशन समझाई। मैं बस बेबसी से कंधे उचका सका। वाइस प्रेसिडेंट मिलर ने ऐसा कहा है, मुझे कुछ नहीं कहना। ये सुनकर सोफी सलिवन ने अपना निचला होंठ दबाया। उसने गौर किया कि चार्ल्स मिलर जानबूझकर जेक टॉमसन को परेशान कर रहा है। उसे अंदर से थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ। अगर उसने चीजें तेजी से हैंडल की होती और थोड़ी जल्दी आ जाती तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। उसने ऊपर देखा। उसकी नजरें पूरे कमरे में घूम गईं जिससे माहौल एकदम ठंडा हो गया। कमरे के सभी लीडर्स पसीने से तरबतर हो गए। सबको लगा कि अब मेरा काम तमाम है। आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स मिलर वाइस प्रेसिडेंट है। यहां तक कि सीईओ सोफी भी उसे भाव नहीं देती, तो फिर मेरी क्या बिसात जो कि महज एक एम्प्लॉय हूं। सोफी सलिवन की नजरें वाकई बहुत ठंडी थीं। लेकिन जिस बात ने सबको हैरान कर दिया वो ये थी कि वो नजरें सीधे चार्ल्स मिलर की तरफ गईं। जेक टॉमसन के इस तरह के कपड़ों में क्या खराबी है? प्रेसिडेंट मिलर, मुझे बताइए। सोफी सलिवन की आवाज में एक कड़कपन था। चार्ल्स मिलर ने यह सुना तो तुरंत अंदर से नर्वस महसूस करने लगा। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब इस मोड़ पर वो सिर्फ जिद में आकर ही जवाब दे सका। सीईओ सोफी, सबने बिजनेस अटायर पहना है। जेक टॉमसन ने ऐसे कपड़े पहने हैं। क्या ये बहुत ज्यादा अटेंशन पाने की कोशिश नहीं है? बहुत ज्यादा दिखावटी है। सोफी सलिवन अभी भी चार्ल्स मिलर को घूरती रही और धीरे से कहा, वाकई बिजनेस अटायर नहीं है, लेकिन जेक टॉमसन ने साफ सुथरे और तमीज वाले कपड़े पहने हैं। इसमें गलत क्या है? प्रेसिडेंट मिलर, आप बहुत ज्यादा कमियां निकाल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं कल एक फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहती हूं, पूरी और डिटेल्ड। मैं भी सीखना चाहती हूं कि थोड़ी कमियां कैसे निकाली जाती हैं। आखिर में जेक टॉमसन से माफी मांगिए। अब मीटिंग शुरू करते हैं। अगले ही सेकंड मीटिंग रूम में हल्की हंसी गूंज उठी। सोफी सलिवन चेयरमैन की सीट पर बैठ गई जबकि चार्ल्स मिलर लाल चेहरा लेकर अपनी सीट पर वापस चला गया। मीटिंग आधिकारिक तौर पर यहीं से शुरू हुई। मैंने आंखें सिकोड़कर सोफी सलिवन की तरफ देखा। जबरदस्त प्रेजेंस, कूल और ब्यूटीफुल दोनों। ये मेरी वाइफ है।
फिर मैंने अपनी नजरें हटाईं, प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, जिससे नीचे बैठे लीडर्स दंग होकर सुनने लगे जब तक कि प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हो गया। तालियां फिर से गूंज उठीं। मैं भूल गया कि उन्होंने कितनी बार मेरे लिए तालियां बजाईं। सोफी सलिवन चमकती आंखों के साथ सुन रही थी। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इस दुनिया में उसके जैसा परफेक्ट और रहस्यमयी कौन हो सकता है? ये मेरा लिटिल बॉयफ्रेंड है। अभी सोफी सलिवन सच में मुझे गले लगाना चाहती थी, बहुत ज्यादा चाहती थी। उसकी आंखें अनजाने में मेरे प्रोफाइल को देख रही थीं, उसका दिल पिघल रहा था। लेकिन तभी एक बेमौका आवाज गूंजी, यह प्लान वाकई बुरा नहीं है, हर कोई इसे मानता है। लेकिन जेक टॉम्सन, क्या तुम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो? पूरे प्लान में तुम मर्दों की फीलिंग्स को सेंटर में रख रहे हो, जबकि परफ्यूम की मेन यूजर्स औरतें होती हैं। चार्ल्स मिलर, उसने मुझमें गलती निकालने के लिए बहुत इंतजार किया था। पहले उसकी नाक कट चुकी थी, मुझे एक बार नीचा दिखाए बिना वो रह नहीं सकता था। लेकिन उसे चुप कराने के लिए मुझे बस एक सेंटेंस की जरूरत थी। मार्केट डेटा के आधार पर परफ्यूम के मेन कंज्यूमर्स असल में औरतों से ज्यादा मर्द हैं। डेटा के साथ बात करने से सामने वाला तुरंत खामोश हो गया। इसका मतलब भी बनता है, मर्द औरतों को गिफ्ट देने के लिए खरीदते हैं। जवानी के प्यार की खुशबू को याद करना, रोमांस जोड़ना। मीटिंग के बाद सोफी सलिवन मुझे ये बताने का प्लान बना रही थी कि बाद में रिपोर्ट करने के लिए उसके ऑफिस आना। अचानक डिलन टैंग पहले पहुंच गया। इस प्रेजेंटेशन के जरिए डिलन टैंग ने मुझे बहुत वैल्यू दी। विनम्र, कॉन्फिडेंट, घमंडी नहीं, जल्दबाजी नहीं। ऐसे जवान लोग वाकई दुर्लभ हैं। उसने मुझसे जान पहचान बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। थोड़ी देर बाद मैंने हॉलवे के कोने पर सोफी सलिवन को देखा। ओह, क्या ये मेरी ब्यूटीफुल वाइफ नहीं है? अपने क्यूट लिटिल बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हो? सोफी सलिवन शर्मा गई, आसपास देखा, ये कंफर्म किया कि वहां कोई नहीं है। फिर अजीब तरह से कहा, जेक टॉम्सन, मेरी लिफ्ट मिस हो गई थी। बहुत भीड़ थी, अंदर जगह नहीं मिल पा रही थी। यह सुनकर मैं अवाक रह गया। मेरी वाइफ कितनी भोली है, ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकती। भला किसकी हिम्मत होगी जो सीईओ के साथ लिफ्ट के लिए कंपटीशन करे? मैं शरारत से मुस्कुराया। लिफ्ट आ गई है, चलो ऑफिस चलते हैं वो करने जो हम दोनों को पसंद है। यह सुनकर सोफी सलिवन खून की तरह लाल हो गई। ऑफिस में हक करने वाली बात, मैंने बस इतना ही कहा था और वो अभी से शर्मा रही है। किसे पता था? अगले ही पल मैंने तुरंत उसका दायां हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे करंट लगा हो। हे जेक टॉम्सन, छोड़ो। लिफ्ट में किसी को ना देखकर सोफी सलिवन घबराई हुई लग रही थी। फिर एक डरे हुए खरगोश की तरह अंदर झपटी। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने पर ही उसने राहत की सांस ली। मेरा हाथ थामे रहने पर उसके दिल की गहराइयों से सुरक्षा का एहसास जागा। आखिर किसी ने देखा नहीं। उसे थोड़ा हाथ पकड़ने देने में कोई बुराई नहीं है। इसे प्रेजेंटेशन का रिवॉर्ड समझ लो, एक हकदार ट्रॉफी। और इस तरह हम दोनों हाथ में हाथ डाले तब तक रहे जब तक ऑफिस का दरवाजा बंद नहीं हो गया। मैंने तुरंत सोफी सलिवन को दीवार की तरफ धकेला। वाइफी, अब तुम्हारी बारी है। सोफी सलिवन ने यह सुनकर धीरे से हामी भरी। होठों का कोना शरारत से मुड़ा, मन ही मन बड़बड़ाई। बैड गाय, सोचते हो ये इतना आसान है? हफ, तुम बस मुझे हक करना चाहते हो। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैंने देखा कि वो दूर जाने की कोशिश कर रही है। फिर मैं और करीब आ गया, बस कुछ इंच का फासला था। अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराया। जेक टॉम्सन की वाइफ अपनी जुबान से नहीं मुकरेगी, सही कहा ना? सोफी सलिवन ने खेल खेल में मुंह फुलाया। मैंने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर की। खैर, ये तो सच है। उसने अपनी बाहें फैला दी और मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं अपनी सांसें रोक लेने से नहीं रह सका। 500 बाइंडिंग पॉइंट्स सिक्योर हो गए। मेरी बाहों में एक ब्यूटी, बहुत कंफर्टेबल। गुड गर्ल, माई लव। मैं तारीफ किए बिना नहीं रह सका और हाथ बढ़ाकर सोफी सलिवन की गुलाबी नाक की नोक को हल्के से थपथपाया। सोफी सलिवन तुरंत सुन्न हो गई। ये एक्शन बहुत ज्यादा इंटीमेट है। स्विश, उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया। रिफ्लेक्स में मुझसे दूर भागना चाहती थी। मेरा चेहरा उतर गया। मैंने कुछ किया तो नहीं? यह लड़की फिर से क्यों शर्मा रही है? धत, इंटरनेट गलत नहीं था। औरतों के दिल को पढ़ना मुश्किल है। दोपहर के 2 बजे मैंने टाइम पर क्लॉक इन किया। अपनी डेस्क पर बैठा ही था और मूवी देखने के लिए फोन खोलने ही वाला था, तभी देखा कि विलियम हैरिस डिपार्टमेंट ऑफिस में आया। उसने हल्के से खांसा, इस डर से कि कहीं मुझे डिस्टर्ब न कर दे। आखिर मैं सीईओ सोफी का ब्रदर इन लॉ जो हूं। अगर गलती से मुझे डरा दिया तो खेल खत्म, बड़ा जुर्म। फिर उसने अनाउंस किया, सब लोग रिसर्च प्लान पर ध्यान दें, हमें अब इसे करने की जरूरत नहीं है। जेक टॉम्सन के डिजाइन को फाइनल प्लान के तौर पर कंफर्म कर लिया गया है। तुरंत पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। धत, इतनी जल्दी? तुरंत जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई। विलियम हैरिस ने जल्दी से चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि जेक टॉम्सन का प्लान इस नए प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छी तरह फिट बैठता है। सीईओ सोफी ने जेक टॉम्सन का बोनस बढ़ाकर 200,000 करने का फैसला किया है। इसके अलावा 50,000 का रिवॉर्ड हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट में बराबर बांटा जाएगा। कल शुक्रवार है। दोपहर में कैफेटेरिया हॉल 1 में टीम बिल्डिंग होगी। दोपहर में जल्दी छुट्टी मिलेगी। बात खत्म ही हुई थी कि पूरा रिसर्च रूम धमाके की तरह गूंज उठा। ओ मेरे जेक टॉम्सन अमेजिंग है। सीईओ सोफी वाकई कमाल है। ये सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया।
छोटी सोफी के लायक है। डिपार्टमेंट का मोराल बनाए रखने के लिए बस 100,000 का इस्तेमाल किया। लिटिल वुल्फ मुस्कुराते हुए पास आया और मुझे मैं तुम्हें समझता हूं वाली नजर से देखा। भाई जेक, अभी भी तुम्हारी कजिन का शुक्रिया, तुम्हें सच में बहुत बिगाड़ रही है। इतना सब कुछ प्लान को सीधे फाइनलाइज कर दिया। मैं अवाक रह गया। इस कसम खाए भाई के सिर पर बचपन में पक्का किसी ने लात मारी होगी। कजिन की रट लगाए जा रहा है। फिर मैं सोफी सलिवन के साथ चैट करने का सोच ही रहा था कि विलियम हैरिस मुस्कुराते हुए पास आया। जेक टॉमसन, सबने अभी कल की टीम बिल्डिंग के बारे में डिस्कस किया है। सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होने के नाते तुम्हें कोई टैलेंट परफॉर्म करना चाहिए। मैं थोड़ा दंग रह गया। मिस सोफी आएंगी, लेकिन उसका मुझसे क्या लेना देना? क्या परफॉर्म करूं ताकि वो मुझ पर हंसे? लेकिन अगले ही पल मुझे कुछ याद आया। मैंने अपना सिर गर्व से उठाया और अकड़कर मुस्कुराया। हे बस सीईओ सोफी, कोई चिंता नहीं, मैंने इंतजाम कर लिया है। विलियम हैरिस को समझ आ गया मैं किस बात की चिंता कर रहा हूं। ओह मेरा सिर, ठीक है, अब मुझे तसल्ली है। मैंने अपने होठों को हल्का सा मोड़ा और एक शो करने का फैसला किया ताकि मिस सोफी को पूरी तरह अपना दीवाना बना सकूं। लेकिन ठीक अगले ही सेकंड सिस्टम अचानक बज उठा। डिंग, बधाई हो होस्ट, हिडन मिशन एक्टिवेट हो गया है। कल की टीम बिल्डिंग में गर्लफ्रेंड सोफी सलिवन को इंप्रेस करें। रिवॉर्ड 1000 बाइंडिंग पॉइंट्स। अगर पहले जीती हुई एडवांस्ड पियानो मास्टर स्किल का इस्तेमाल करते हैं तो रिवॉर्ड डबल हो जाएगा। मैं ठिठक गया। धत, मुझे सच में ये स्किल चाहिए। अगर पियानो रिवॉर्ड डबल हो गया तो मिस सोफी पक्का मुझसे इंप्रेस हो जाएगी। शायद जल्दी ही खुद को मुझे सौंप दे। ऑफिस की छुट्टी का समय हो गया। आलस भरा समय कितनी जल्दी बीत जाता है। ऑफिस के तुरंत बाद मैं सीधा सोफी सलिवन के ऑफिस की तरफ भागा। बाइंडिंग पॉइंट्स कलेक्ट करने और ब्यूटी को गले लगाने का वक्त आ गया था। मैंने अभी भी नॉक नहीं किया, बस सीधे अंदर चला गया। लेकिन फिर मैं सुन्न रह गया। मिस सोफी फिर से अपनी डेस्क पर सो रही थी। मुझे उसे जगा देना चाहिए था, हग करना चाहिए था और फिर जाना चाहिए था, लेकिन वो मर्दानगी नहीं होती। इसलिए मैंने सोफी सलिवन की अलमारी चेक करने का फैसला किया ताकि उसे ढकने के लिए कुछ कपड़े मिल सकें। बस डर था कि कहीं उसे ठंड न लग जाए, कोई और मतलब नहीं था। मैंने खुद से कहा। दिल मासूमियत से भरा था। अलमारी पूरी खोली। एक हल्की खुशबू, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके शरीर से आती है, बाहर महकी। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, कुछ अजीब नहीं दिखा। थोड़ा निराश हुआ। मैंने एक मोटा कोट उठाया और उसे सोफी सलिवन के कंधों पर डाल दिया। उसे चैन से सोते देख उसे जगाने की हिम्मत नहीं हुई। इतनी थकी हुई है तो उसे थोड़ा और सोने देता हूं। ऑफिस से बस 2 कदम बाहर ही निकला था कि पीछे से एक अलार्म बजा। क्या? सोफी सलिवन झटके से जाग गई, कांप रही थी। बहुत ठंड है। मेरी पीठ पर कोट क्यों है? जो भी हो, पहले इसे पहन लेती हूं। जेक टॉमसन जल्द ही आता होगा, उसे थोड़ा होश में रहने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजरें मेरी शरारती मुस्कुराती आंखों से मिली। सोफी सलिवन सुन रह गई, चेहरा साफ तौर पर लाल हो रहा था। जेक टॉमसन, तुम कब आए? मुझे आए बस कुछ ही मिनट हुए हैं। सोचा था आज रात हग नहीं मिलेगा। मेरी वाइफ कितनी अच्छी है। जागने और मुझे गले लगाने के लिए खास तौर पर अलार्म भी सेट किया। मैंने उसे छेड़ा पर आंखें चमक रही थीं, क्योंकि जब सोफी सलिवन ने ये एथलेटिक जैकेट पहनी तो वो और भी दिलकश लग रही थी। सोफी सलिवन ने मुझे छेड़ते हुए सुना। मुंह फुलाए बिना नहीं रह सकी। वो धीरे से गुनगुनाई, एनोइंग, ऐसा नहीं है, मुझे बस डर था कि आज किसी को उसका हग नहीं मिलेगा। फिर कल वो कल के हग न मिलने के बारे में शिकायत करेंगे और मुझसे कई और हग्स के साथ भरपाई करवाएंगे। मैंने पलटकर बहस नहीं की, बस खामोशी से अपने दिल में सोफी सलिवन को थम्स अप दिया। मेरी वाइफ होने के काबिल हो, तुम मुझे कितनी अच्छी तरह समझती हो। तो चलो अब गले मिलते हैं। मेरी जान ने अभी जवाब भी नहीं दिया था कि मैं पहले ही एक भूखे शेर की तरह शिकार पर झपटा, उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया और उस कोमलता के करीब आ गया। उस गर्माहट में सोफी सलिवन को जैसे होश आया और उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन 2 बार छटपटाने के बाद मैंने उसे और भी मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसने दबी हुई आवाज में शर्माते हुए कहा, जेक टॉमसन, अब और मत दबाओ, कुछ टूट जाएगा। उसकी आवाज धीरे धीरे इतनी कम हो गई कि सुनाई भी नहीं दे रही थी। मैं सब कुछ बहुत साफ समझ रहा था, लेकिन फिर भी नासमझ होने का नाटक किया और कंफ्यूज होकर पूछा, क्या टूट जाएगा? ये देखकर सोफी सलिवन का चेहरा और भी लाल हो गया। वो लगभग रोने जैसी हो गई और धीरे से हकलाते हुए बोली, अरे वही, वो चीज जो तुम सब मर्दों को पसंद है। मैंने उसे अभी भी बिना छोड़े कसकर पकड़े रखा और 2.5 घंटे तक लगातार छेड़ता रहा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसे छोड़ा। इस मोड़ पर सोफी सलिवन शर्माते हुए अपने सीने की उस कोमल जगह को सहलाने लगी। गुलाबी गाल इतने स्मूथ थे कि जैसे फूंक मारने से ही उड़ जाएंगे। फिर उसने मुंह फुलाया और बड़बड़ाई, ये सब तुम्हारी गलती है जेक टॉमसन, तुमने बहुत जोर से दबाया, वहां दर्द हो रहा है। मैंने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। फायदा उठाने के बाद मैं और कह ही क्या सकता था। मुझे जल्दी से टॉपिक बदलना पड़ा। ओह हाँ मेरी जान, मैंने नोटिस किया कि बिना ऑफिस अटायर के तुम्हारा अपना ही एक अलग चार्म है। तुम कपड़ों के अलग अलग स्टाइल्स ट्राई क्यों नहीं करती? सोफी सलिवन का दिमाग जैसे फट गया हो। उसने रिएक्ट किया, बस नीचे देखा, फिर महसूस किया
कि उसका कॉलर मैंने कब का खराब कर दिया था। फिर वो शर्म से लाल हो गई। धीरे से कहा, क्या तुम सब मर्दों को ऑफिस स्टाइल पसंद नहीं है? मैच्योर और इंटेलेक्चुअल, सही कहा ना? ये सुनकर मैं सिर खुजलाते हुए सुन्न रह गया। चेहरे पर काली रेखाएं खिंच गईं। किसने कहा ये? वे मेरा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तुम जो भी पहनो, मुझे सब पसंद है। लेकिन फिर से सोचते हुए यह कुछ सही नहीं लगा। मैंने जल्दी से सुधार किया। लेकिन असल में अगर मुझे चुनना हो तो मेरा फेवरेट एथलेटिक वियर नहीं बल्कि जापानी स्कूल यूनिफॉर्म जेके है। सोफी सलिवन ठिठक गई। अपनी उंगली से अपना गाल सहलाते हुए उसने मासूमियत से मुझसे पूछा, जेके क्या है? ये सुनकर मेरा गला रुंध गया। हे भगवान! सोफी सलिवन भले ही एक आइस कोल्ड सीईओ है, पर आखिर है तो अपनी 20 में ही। उसे ये भी नहीं पता कि जेके क्या है। क्या उसके घर में इंटरनेट नहीं है? वाकई बहुत मासूम है। मैंने जल्दी से एक सीरियस चेहरा बनाया, ढंग से एक्सप्लेन करते हुए बताया कि ये बस एक तरह की यूनिफॉर्म है। मुझे लगता है कि ये मेरी वाइफ पर बहुत सूट करेगी। एक तरह की यूनिफॉर्म, यह ऑफिस वियर से कैसे अलग है? सोफी सलिवन को कुछ समझ नहीं आया। उसे बस एक बात याद रही, जेके वो स्टाइल है जो मुझे पसंद है। वाकई मुझ पर सूट करेगा? सोफी सलिवन अभी भी शक भरी नजरों से मुझे देख रही थी, आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। मैं फिर से करीब झुका और मुस्कुराया। बिल्कुल सही, खास तौर पर तुम जैसी बुद्धू के लिए जो नींद में लार टपकाती है। ये सुनकर सोफी सलिवन सुन रह गई। मैं नींद में लार टपकाती हूँ? उसने मेरी नजर का पीछा किया, डेस्क की तरफ देखा जहां वो अभी सोई थी। वाकई वहां एक छोटा सा निशान था, स्विश। सोफी सलिवन का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। कितना शर्मनाक है जेक टॉमसन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने ये जानबूझकर किया ना? सोफी सलिवन ने अपने गाल फुला लिए, गुस्से में मुझे घूरते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। हफ, मेरी जान, मैंने भी इसे अभी देखा। ठीक है, नींद में लार कौन नहीं टपकाता? लाओ, मैं तुम्हारे लिए इसे पोंछ देता हूं। ये सुनकर सोफी सलिवन घबरा गई। उसने मेरे हाथ से टिश्यू छीन लिया, लेकिन अपना बैलेंस खो दिया और लड़खड़ा गई। उसका पूरा शरीर झुक गया, जैसे सीधे टकराने ही वाली हो। मैं चौंक गया। उसे पकड़ने के लिए जल्दी से हाथ बढ़ाया। ओहो, ये भोली लड़की! अच्छा हुआ कि मेरा रिएक्शन तेज था, वरना उस गिरावट से उसके बॉटम पर बुरी तरह चोट लग सकती थी। यहां तक कि फर्श से कूल्हे टकराने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। मेरी हथेली को एक कोमल एहसास महसूस हुआ। मैं एक गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। बहुत सॉफ्ट। मेरे हाथ ने हल्का सा दबा भी दिया। सख्त, पक्का हड्डी होगी। मैंने अनजाने में अपना हाथ थोड़ा नीचे खिसकाया, लेकिन मेरी नजरें सीधे सोफी सलिवन से मिली। जेक टॉमसन, तुम बदमाश हो। मैंने देखा कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपने होंठ भींचे दोनों हाथों से अपने बॉटम को ढक लिया और मेरी तरफ देखने लगी। मैं बस इतना ही बोल सका, वाइफी पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो। नहीं, सच में वाइफी, मुझे एक्सप्लेन करने दो। लेकिन ये देखकर कि सोफी सलिवन गुस्से में नहीं लग रही थी, मैंने जल्दी से भागने का बहाना ढूंढ लिया। मेरी जान, मुझे अचानक याद आया कि आज रात मुझे कुछ काम है। कल परफॉर्म भी करना है। मैं पहले चलता हूँ। बाय। ओ, और वो लार, मैंने उसे तुम्हारे लिए पहले ही पोंछ दिया है। मैंने मौके पर एक टिश्यू उठाया, डेस्क को पोंछकर एकदम चकाचक साफ कर दिया, फिर बिना एक शब्द कहे सीधे वहां से भाग निकला। सोफी सलिवन के ऑफिस से बाहर दौड़ लगा दी। हा, छोटी मिस सोफी को छेड़ना सच में एडिक्टिव है। लगभग भूल ही गया था, उसकी असलियत अभी भी एक आइस कोल्ड फीमेल सीईओ की है। होस्ट और गर्लफ्रेंड के बीच इंटीमेसी लेवल के आधार पर 5 बाइंडिंग पॉइंट्स जुड़ गए। स्कोर 65 पॉइंट्स तक पहुंच गया। चेक इन रिवॉर्ड्स डबल हो गए। होस्ट ने बहादुरी से ब्यूटी को बचाया, गर्लफ्रेंड को गिरने से रोका और बेहतरीन परफॉर्म किया। बोनस 2000 बाइंडिंग पॉइंट्स। सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मैं अपना सिर खुजलाए बिना नहीं रह सका। यह चाल सच में बहुत काम आई। वापस सीईओ के ऑफिस में सोफी सलिवन को अपना पूरा चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। यह जेक टॉमसन सच में बहुत ज्यादा कर रहा है। उसने पहले के उस स्पर्श के बारे में सोचा। मैं सच में लगभग गिर ही गई थी। जेक टॉमसन का मुझे पकड़ना गलत नहीं था। उसका हाथ गलती से मेरी कमर पर लग गया तो भी ठीक है। मैं कोई नासमझ नहीं हूं, लेकिन जानबूझकर इतनी जोर से दबाना, ये क्या बात हुई? जेक टॉमसन, तुम जर्क हो। किस्मत अच्छी थी कि तुम जल्दी भाग गए। सोफी सलिवन ने मुंह फुलाया। आज से पहले किसी ने उसकी कमर को नहीं छुआ था। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो मुझे चीर देना चाहती हो, लेकिन उसके अंदर असल में क्या चल रहा था ये उसके अलावा कोई नहीं जानता था। उस एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि वो इसे एंजॉय कर रही थी। सोफी सलिवन ने एक गहरी आह भरी। एक फोन कॉल किया। 2 मिनट बाद सेक्रेटरी जांग ने दरवाजा धकेला और अंदर आई। अपना सिर खुजलाते हुए पूछा, सीईओ सोफी, आपको मुझसे कुछ काम था? सोफी सलिवन जानती थी कि आज बहुत सारा छोटा मोटा काम है, इसलिए सेक्रेटरी जैंग आज रात 10 बजे तक ओवरटाइम करेंगी। ये सुनकर सोफी सलिवन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम जल्दी आराम करो, कल सुबह 10 बजे कंपनी आना भी ठीक है। सेक्रेटरी जंग दंग रह गईं, लेकिन एक प्रोफेशनल सेक्रेटरी होने के नाते वो तुरंत सोफी सलिवन का मतलब समझ गईं। सीईओ उनसे कुछ करने के लिए कह रही थीं। सोफी सलिवन धीरे से गुनगुनाई। बात जारी रखना चाहती थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कैसे करे।
अजीब तरह से हकलाते हुए आखिरकार कहा, मेरी मदद करो, एक जेके यूनिफॉर्म खरीदो। ये सुनकर सेक्रेटरी जांग लगभग जमीन पर गिर ही गईं। जेके? सीईओ, आप श्योर हैं कि ये जेके है, सीके नहीं? सोफी सलिवन ने गंभीरता से सिर हिलाया। सही, जेके, एक तरह की यूनिफॉर्म। उसे खरीदने में मेरी मदद करो। सेक्रेटरी जांग का दिमाग ओवरलोड होने लगा। वो सोफी सलिवन को जेके पहने हुए इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। कौन सा ब्रांड? कोई कलर रिक्वायरमेंट? सोफी सलिवन थोड़ी देर रुकी। कलर? उसकी आंखें कंप्यूटर की तरफ मुड़ गईं। उसने जल्दी से एक डॉक्यूमेंट फाइल खोली। मेरे नाम वाला सेक्शन ढूंढा। टाइटल था, जेक टॉमसन को नीला रंग पसंद है। सोफी सलिवन ने इसे पढ़ा, फिर सोचकर कहा, नीला, और स्टाइल तुम खुद चुन लेना। सेक्रेटरी जांग ने उसे डॉक्यूमेंट खोलते देखा तो राहत की सांस ली। पक्का किसी और के लिए खरीद रही होंगी। शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। फिर उसने जवाब दिया, जी, सीईओ। बोलने के बाद सेक्रेटरी जैंग मुड़ी और ऑफिस से बाहर चली गई। सेक्रेटरी के जाने के बाद सोफी सलिवन ने आखिरकार चैन की सांस ली, लेकिन उसकी आंखें अनजाने में डेस्क की तरफ चली गईं। पहले जब मैं घबराया हुआ था तो मैंने उसके सोने के दौरान टपकी लार पोंछ दी थी। असल में सोफी सलिवन ने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि वो डरी हुई थी। उसे डर था कि मैं उसके बारे में गलत सोचूंगा। आखिरकार वो लार थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने सोफी सलिवन को दिल की गहराइयों से खुश कर दिया। एक निश्चितता के साथ चुने जाने का एहसास। उसके दिल में सुरक्षा और भरोसे की भावना फैल गई। वो कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है। कल मैं उसके लिए वही आउटफिट पहनूंगी। उम्मीद है वो मेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोचेगा। सोफी सलिवन का चेहरा उम्मीदों से भरा था। पता नहीं वो क्या क्या इमेजिन कर रही थी। इस वजह से उसका चेहरा गुलाबी हो गया। दूसरी तरफ सेरेनिटी स्ट्रीट के सेलेस्टियल म्यूजिक हाउस डिस्ट्रिक्ट में मैं कल की परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा था। मैं एक पियानो खरीदना चाहता था। हालांकि मेरे पास सिस्टम से मिली एडवांस्ड स्किल्स थीं, लेकिन मैं इसे लापरवाही से नहीं करना चाहता था। कम से कम एक अच्छा पियानो चाहिए था ताकि कीज से थोड़ा वाकिफ हो सकूं और म्यूजिक पीस भी चुन सकूं। मैंने बड़ा खर्च करने और तुरंत सबसे अच्छा पियानो खरीदने का फैसला किया। खरीदने का पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथ रहा। कार्ड स्वाइप किया और डिलीवरी हो गई। स्टाफ ने बहुत सावधानी से पियानो को मेरे लिविंग रूम में शिफ्ट कर दिया। आपके नए यामाहा के लिए बधाई। मालिक ने मुझे अपना बिजनेस कार्ड भी दिया। मैंने उसे कैजुअली ले लिया, फिर पियानो बजाने की कोशिश करने लगा। अच्छा हुआ मेरा अपार्टमेंट काफी स्पेशियस है, वरना पियानो के लिए जगह नहीं बचती। मैं पियानो पर बैठ गया और उन काली सफेद कीज को देखने लगा। मेरे दिमाग में अनगिनत टेक्निक्स और धुनें आने लगीं। मेरी उंगलियां धीरे से कीज पर टिकीं। उंगलियां लचीलेपन से चलने लगीं और एक धुन गूंज उठी। मैंने एक हल्की आह भरी। वो धुन बहुत सुरीली और कोमल थी, जैसे नाचते हुए नन्हे फरिश्ते। वाकई सिस्टम की दी हुई स्किल्स लाजवाब थीं। पीस चुनना बस दिमाग में फिल्टर करने जैसा था। नाम, धुन और इमोशंस तुरंत मेरे दिमाग में आ रहे थे। काफी सोच समझकर आखिरकार मैंने एक परफेक्ट पीस चुना। धत तेरे की, क्या ऐसा हो सकता है? छोटी मिस सोफी कहीं इमोशनल होकर रोने न लगे और पूरी तरह मेरी बाहों में न समा जाए। अगली सुबह सूरज की एक किरण कमरे में चमकी। तैयार होने के बाद मैं कंपनी गया। स्वाइप करने के बाद सीधा टॉप फ्लोर पर पहुंचा। हालांकि कल ऑफिस वाला वाकया थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन कल रात मैंने मैसेज के जरिए सोफी सलिवन का मूड टटोला था। सब ठीक लग रहा था। मैंने दरवाजा धकेला और अंदर गया। सिर्फ सोफी सलिवन को देखा। ठुड्डी पर हाथ रखे हुए, कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते हुए लगातार मुस्कुरा रही थी। पता नहीं फिर से क्या शरारती ख्याल उसके दिमाग में चल रहे हैं। मैं कोमल मुस्कान के साथ तुरंत सोफी सलिवन के पास पहुंचा। वाइफी एनर्जी के लिए एक हग। सोफी सलिवन भी इस बार शर्माई नहीं। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने सुना है मेरा लिटिल बॉयफ्रेंड जल्द ही परफॉर्म करने वाला है। मुझे कोई हिंट तो दो। हिंट नहीं दे सकता। क्या होगा अगर परफॉर्मेंस उतनी असरदार न रही? सिस्टम बाइंडिंग पॉइंट्स नहीं देगा। फिर क्या होगा? तभी मुझे एक आइडिया आया। अपनी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स की तरफ इशारा करते हुए शिकायत करने का नाटक किया। वाइफी, ये देख रही हो? ये डार्क सर्कल्स कैसे आए? मुझे डार्क सर्कल्स क्यों हैं? क्योंकि कल रात मैं पूरी रात जागकर परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा था। क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा महसूस नहीं होता? ये सुनकर सोफी सलिवन ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। क्या तुम अभी बहुत थके हुए हो? ये तो बस एक कंपनी पार्टी है। खुद को इतना थकाने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी बहुत परवाह कर रही थी। इस तरह जागने से अगर तुम बीमार हो गए तो मैं क्या करूंगी? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, मैंने उसे रोक दिया। मैंने अपनी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर उसके होठों पर रखी, सोफी सलिवन को चुप रहने का इशारा किया और जानबूझकर उसके करीब गया। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, क्योंकि कल मैंने सुना था कि मेरी वाइफ, वो खूबसूरत जादूगरनी, खुद इसे देखने आएगी। अगर मैं पूरी तैयारी नहीं करूंगा तो अपनी वाइफ को सरप्राइज कैसे दूंगा? यह सुनकर सोफी सलिवन सुन्न रह गई। उसके कान मेरे मीठे शब्दों से भर गए। तो जेक टॉमसन मुझे सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए वो डार्क सर्कल्स आने तक जागता रहा। इतना समर्पित होने पर कौन इमोशनल नहीं होगा? इस तरह लीड किए जाने पर वो मेरी परफॉर्मेंस का और भी बेसब्री से इंतजार करने लगी, जैसे शरीर पर सैकड़ों चींटियां रेंग रही हों। बहुत ज्यादा एंग्जाइस। बस यही उम्मीद कि जल्दी से दोपहर हो जाए और वो देख सके। ओह नहीं,
उससे पहले उसे अभी उस यूनिफॉर्म में भी बदलना था जो जेक टॉम्सन को पसंद है, बदले में उसे एक सरप्राइज देने के लिए। सोफी सलिवन ने एक प्यारी सी मुस्कान दी। मैं ऑफिस के दरवाजे पर था और उसे धकेलने ही वाला था। वाइफ, याद रखना टाइम पर आ जाना। सोफी सलिवन धीरे से मुस्कुराई और आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया। ठीक है हब्बी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑडी डिपार्टमेंट में वापस आकर मैं सीधा अपनी सीट पर गया। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी जैंग दो जे के यूनिफॉर्म लेकर सोफी सलिवन के ऑफिस में दाखिल हुई। सीईओ सोफी, ये दो मैंने गैलेक्सी प्लाजा की स्पेशल क्राफ्ट शॉप से खरीदी हैं। एक लाइट स्काई ब्लू और एक नेवी ब्लू। मुझे दोनों सुंदर लगी इसलिए दोनों ले आई। सोफी सलिवन ने उन्हें डेस्क पर रखने का इशारा किया और कहा कि इनवॉइस ले जाकर फाइनेंस से रिएम्बर्समेंट ले लें। सेक्रेटरी जैंग के जाने के बाद सोफी सलिवन खुद को उन दो खूबसूरत बॉक्सों को खोलने से नहीं रोक सकी। बॉक्स के अंदर स्कर्ट्स देखते ही सोफी सलिवन दंग रह गई। ये प्लीटेड स्कर्ट्स क्यों हैं? ये स्टाइल तो बहुत ज्यादा फेमिनिन है। मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं पहनी। ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि कल सेक्रेटरी जैंग इतनी हैरान थीं। वाकई ये मेरे टेस्ट का नहीं है। सुबह के 11:30 बज चुके थे। आरडी के सभी लोग धीरे धीरे पहुंचने लगे। माहौल काफी खुशनुमा होने लगा था। लिटिल जेक क्या परफॉर्म कर रहा है? मुझे लगता है लिटिल जेक का सिर्फ वहां खड़ा होना ही एक परफॉर्मेंस है। बिल्कुल सही। डिपार्टमेंट की लड़कियों ने तो मेकअप तक कर लिया था। उनकी नजरें हमारे लिटिल जेक पर टिकी थीं। सबको फुसफुसाते हुए सुनकर मैं बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। रोज और लिलिन जैसी लड़कियों पर नजर डाली। वाकई आज वे रोज से ज्यादा सुंदर लग रही थीं। 5 मिनट बाद वो विलियम हैरिस आखिरकार खड़ा हुआ। आंखों में आंसू लिए सबको थैंक यू बोल रहा था। 2.5 मिनट के थकाऊ भाषण के बाद विलियम हैरिस ने अपना लेक्चर खत्म किया। उसने अपनी भौहें उठाईं और मेरी तरफ देखा। अगली परफॉर्मेंस आरडी के जीनियस जेक टॉम्सन की है। ऊँघती हुई भीड़ अचानक जोश में आ गई। जेक भाई, आपकी बारी। आखिरकार आपकी परफॉर्मेंस। बहुत एक्साइटेड हूँ। ओ माय गॉड बहनों, जेक का साइड प्रोफाइल देखो। मेरा तो अभी से बेबीज करने का मन कर रहा है। ये सुनकर मेरा सिर चकरा गया। बस इतना कहना चाहता था कि दोस्तों जरा रुको। सीईओ सोफी अभी तक नहीं आई है। अगर मैंने अभी परफॉर्म किया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। छोटी मिस सोफी, आप क्या कर रही हैं? आप अभी तक क्यों नहीं आई? क्यों ना हम थोड़ा इंतजार करें? बियर के साथ कुछ छोटे गेम्स खेलते हैं। कोई भी इस सुझाव को मना नहीं करेगा, है ना? विलियम हैरिस ने मुझे हिचकिचाते देखा तो मुस्कुराया और सबकी तरफ देखते हुए टेबल ठोक दी। ओ देखो, हमारा जीनियस शर्मा रहा है। चलो सब इसका हौसला बढ़ाओ। तुरंत पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जेक टॉम्सन, शुरू करो। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मेरा मन कर रहा था कि विलियम हैरिस को 2 थप्पड़ लगाऊं। मैं भागने का बहाना ढूंढ ही रहा था कि फंस गया। तभी मैंने गौर किया कि हॉल का दरवाजा किसी ने धीरे से धकेला है। अगले ही सेकंड मैं पूरी तरह सुन्न रह गया। होली शिट, ये कौन है? आउटफिट देखूं तो पक्का कोई स्वीट गर्ल है, लेकिन ये चेहरा बिल्कुल मेरी आइस माउंटेन वाइफ जैसा है। मैं दंग रह गया। क्या मेरी वाइफ की कोई जुड़वां बहन है? फिर मुझे अचानक याद आया, कल मैंने गलती से कह दिया था कि मुझे जेके यूनिफॉर्म पसंद है, तो छोटी मिस सोफी ने मेरे लिए ये पहना है। विलियम हैरिस ने सोफी सलिवन को इस तरह सजे धजे देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो मुस्कुराते हुए ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सोफी सलिवन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए एक सही सीट ढूंढ ली। पूरा रिसर्च रूम शांत हो गया क्योंकि उन्होंने साफ देख लिया था कि ये सीईओ सोफी हैं, पर उनका दिमाग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। हे भगवान, क्या सीईओ ने कभी ऐसे कपड़े पहने हैं? मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकता। उन्हें होश में आने में पूरा 1 मिनट लगा। वे सब सोफी सलिवन को ग्रीट करने के लिए भागे, जबकि मैं बस बेबसी से कंधे उचका सका। इन लोगों को देखो, सच में बेकार हैं। एक छोटी मिस सोफी ने इन सबको पीला डाल दिया। देखो मैं उसे कैसे जीतता हूं। मैंने अपने हाथ पियानो पर रखे। एक सुरीली धुन पूरे हॉल में गूंज उठी। फिर मैं ऑडियंस की तरफ मुड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ अकापेला एसी कपेला गाया। 2.5 मिनट से ज्यादा की परफॉर्मेंस के बाद एक गहरी और ठहराव भरी लो नोट के साथ खत्म करते हुए सोफी सलिवन ने मुश्किल से थूक गटका। उसका पूरा शरीर हिल गया था, जबकि मैं स्टेज पर ठंडा पसीना पोंछ रहा था। शुक्र है कि कोई गलती नहीं हुई। मैंने झुककर सबका शुक्रिया अदा किया। मेरे शब्द किसी फ्यूज में आग लगाने जैसे थे। इस पल सोफी सलिवन की मौजूदगी की वजह से अब कोई खुद को रोक नहीं रहा था। इस पल सोफी सलिवन भी उनकी तरह पियानो म्यूजिक में खो गई थी। रिसर्च डिपार्टमेंट की वो लड़कियां जिन्होंने अभी मेकअप ठीक किया था, इमोशनल होकर रोने लगीं। उनका मस्कारा बह रहा था। बिल्कुल सही। सोफी सलिवन को भी लगा कि उसके आंसू बस निकलने ही वाले हैं। वो सबसे गहराई से उस एहसास को समझ पा रही थी, प्यार करना पर पा न सकना। सिर्फ ये सोचकर ही उसे अपनी बेवकूफ़ी महसूस हुई। यहां तक कि उसका सिर सुन्न हो गया और पुरानी बातें याद करके उसका शरीर कांपने लगा। क्या पहले उसकी नज़र में मैं भी एक अनरीचेबल लव नहीं थी? एक एम्प्लॉय और सीईओ के बीच का फासला बहुत बड़ा था, बिल्कुल किसी परिकथा की राजकुमारी की तरह। एक मामूली योद्धा में और मुझ में क्या फर्क है? लेकिन उसने उम्मीदों से भरी धुनों का इस्तेमाल किया, मुझे बताया कि वो मुझे थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएगा। दुनिया की बेड़ियों को तोड़कर दुनिया के सबसे पवित्र प्यार को पाने के लिए मैं ये कर सकती हूँ।
मैं पक्का ये कर सकती हूँ। सोफी सलिवन ने अपना सिर उठाया। उसकी लाल आंखें जेक टॉम्सन की नज़र से मिली। अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाने पर भी सोफी सलिवन कभी नहीं रोई थी। जब पार्टनर्स ने साथ काम करने से मना कर दिया, जब दुनिया हिला देने वाली चीजें हुईं, उसने कभी रोने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन इस पल उसका रोने का मन कर रहा था। सीईओ सोफी को संतुष्ट देख मैंने भी नोटिस किया कि वो भावुक हो गई है, इसलिए माहौल को हल्का करने के लिए जानबूझकर मजाक किया। मेरी वाइफ कितनी खूबसूरत है। अगर ये छोटी ब्यूटी रोने लगी और रिसर्च डिपार्टमेंट ने देख लिया तो ये उनके लिए फ्री कंटेंट होगा। सोफी सलिवन ने धीरे से सिर हिलाया और धीरे से खड़ी हो गई। ऑफिस में हमेशा फॉर्मल कपड़े पहनने की आदत थी, इसलिए इस वक्त जेके पहनकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। पूरे रिसर्च डिपार्टमेंट की हैरान नजरों के बीच वो किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। एक एक कदम बढ़ाते हुए वो मेरे पास आई, अपनी गोरी बाजू उठाई और मेरी कमर को वैसे ही गले लगा लिया जैसे उस धुन में दृढ़ता थी जो मैंने अभी बजाई थी। ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो बस मिल जाए, बल्कि उसे सफलतापूर्वक हासिल करना है। इसीलिए मैंने देर रात बहादुरी से कन्फेस किया। इसीलिए आज मैंने ड्रीम वेडिंग के लिरिक्स बदल दिए। सोफी सलिवन के मन में भी अब वही ख्याल था, मजबूती से ये कन्फर्म करते हुए कि मैं ही वो हूं जिसे उसने चुना है। सारी उम्मीदें और पूरी दीवानगी लिए हुए वो सच में मुझे गले लगाना चाहती थी। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचेंगे। हग करना है तो बस हग करना है। अगले ही सेकंड मेरे सीने पर दो कोमल एहसास महसूस हुए। मैं बेबस था, पर मुझे गर्माहट भी महसूस हुई। मैंने धीरे से फुसफुसाया, कितने सारे लोग देख रहे हैं वाइफी। सोफी सलिवन ने बस हल्का सा गुनगुनाया, तो क्या हुआ? हम्फ, उन्हें देखने दो। ये मेरी कंपनी है, मैं जिसे चाहूं उसे गले लगा सकती हूं। जेक टॉम्सन की तरफ से कहूं तो सच तो यह है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि दूसरों को मेरे और सोफी सलिवन के रिश्ते के बारे में पता चले। डर था कि कलीग्स हैरान हो जाएंगे। ये भी डर था कि लोग मुझे फ्रीलोडर समझेंगे, जबकि साफ तौर पर मैं अपने टैलेंट के दम पर जीता हूं। लेकिन इस मोड़ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या सफाई दूं। सीईओ सोफी, जो हमेशा इतनी ठंडी रहती हैं, उन्होंने खुद पहल करके मुझे गले लगाया। अब 8 मुंह भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। स्टेज के नीचे बैठे कलीग्स की तरफ नजर डाली। सबकी आंखें फटी हुई थी, सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। और लिटिल वुल्फ का क्या? उसका चेहरा सब समझ गया वाले भाव से भरा था। वो पागलों की तरह आंखों से मुझे सिग्नल दे रहा था। जेक भाई, क्या मैं आपकी तरफ से सफाई देने में मदद करूं? यार, मेरा बहुत मन कर रहा है कि आपकी पहचान सबको बता दूं। अब और कंट्रोल नहीं हो रहा। मैंने लिटिल वुल्फ की चमकती आंखों की तरफ देखा। धत, तुमने कितना कुत्ते का दिमाग खाया है। आखिरकार मसला समझ आ गया। सही है, सोफी सलिवन मेरी वाइफ है। मैंने मौके पर एक इशारा किया। लिटिल वुल्फ को सिग्नल दिया कि कुछ मत कहना। लेकिन लिटिल वुल्फ की नजरों में मेरी उन चमकती आंखों का मतलब बिल्कुल गलत निकला। धत तेरे की। जेक भाई मुझे कह रहे हैं। भाई शुरू हो जा। सबको बता दे कि मैं सीईओ सोफी का कजिन हूं। इन लोगों को डराकर मार दे, पर आवाज कम रखना। सीईओ को डिस्टर्ब मत करना। लिटिल वुल्फ ने गहरी सांस ली और बार बार सिर हिलाने लगा। जब जेक भाई ने ऐसा कहा है तो इसे अच्छे से करना ही होगा। वो उलझन में पड़े कलीग्स की तरफ मुड़ा और धीरे से बोला, तुम सब कंफ्यूज हो कि सीईओ जेक भाई को गले क्यों लगा रही हैं? सबने एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखा। हाँ, हम कंफ्यूज हैं, क्या तुम नहीं हो? वे शोर मचाते हुए पूछने लगे, क्या तुम्हें सच में इसकी वजह पता है? लिटिल वुल्फ हल्का सा मुस्कुराया, मुझे सच में पता है। मैं बात को घुमाऊंगा नहीं। जेक भाई सीईओ सोफी के कजिन हैं। पूरा ग्रुप एक साथ चिल्ला उठा। लिटिल वुल्फ, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई खेल खेल रहे हो? बिल्कुल बकवास बात है। मैं इस बात पर यकीन करने के बजाय ये मान लूंगा कि ईसा मसीह ताबूत से वापस आ गए। कितनी बेतुकी बात है। कोई भी इस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। तभी विलियम हैरिस बोला, मुझे यकीन है, मैं गवाही दे सकता हूं कि ये सच है। वहां सन्नाटा छा गया। हालांकि बात अभी भी अजीब थी, लेकिन आखिर वो आरडी डिपार्टमेंट का हेड था। उसे कंपनी की लीडरशिप का हिस्सा माना जाता था। एम्प्लॉइज से ज्यादा जानकारी रखना उसके लिए वाजिब था। उसके शब्द सबके दिलों में कील की तरह चुभ गए। आखिरी और जिसे झुठलाया न जा सके। लिटिल वुल्फ ने मुंह बनाया। अब समझ आया? जेक भाई की पियानो स्किल्स, क्या वो अमेजिंग नहीं है? सीईओ सोफी भी तो इंसान है। उनके अंदर भी हमदर्दी है ना? वो इतनी इमोशनल हो गई कि उन्होंने जेक भाई को गले लगा लिया। तो क्या हुआ? आखिर वो फैमिली है। पूरा ग्रुप समझदारी में सिर हिलाने लगा। तो ये बात है। वाइफी, मीटिंग खत्म हो गई है। क्या अभी भी मन नहीं भरा? मैंने मुंह बनाया। मेरी पीठ टूटने वाली है। वो पतली दिखती है, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत क्यों है? सोफी सलिवन ने मुंह फुलाया। आखिरकार वो छोड़ने के लिए तैयार हुई। चेहरा गुलाबी हो गया था, होंठ हल्के खुले हुए। जेक टॉम्सन, तुम्हारी आज दोपहर की छुट्टी है। चलो डेट पर चलते हैं। मैं मुस्कुराया और हल्का सा सिर हिलाया। सोफी सलिवन ने शरारत से मुझे आंख मारी और दायां हाथ धीरे से मेरी कमर पर फेरा। बोलने के बाद ऑफिस में मेरा इंतजार करना। सोफी सलिवन पीछे मुड़कर देखे बिना हॉल से बाहर चली गई। असल में वो भी अभी यही सोच रही थी कि नीचे खड़े कर्मचारियों को क्या सफाई दे। आखिरकार उसने फैसला किया कि कोई सफाई नहीं देगी। उन्हें जो अंदाजा लगाना है लगाने दो। सोफी सलिवन को परवाह नहीं है, उसके पास और भी जरूरी काम है।
और वो ये कि जब तक मैं खाना खा रहा हूँ वो जल्दी से अपना मेकअप ठीक कर ले ताकि आज दोपहर मेरे साथ एक स्वीट डेट पर जा सके। सॉरी एवरीवन। सीईओ थोड़ी इमोशनल हो गई थी। चलिए खाना और गेम्स जारी रखते हैं, मैंने कैजुअली समझाते हुए हल्की मुस्कान दी। पक्का नहीं पता कि किसी ने यकीन किया या नहीं, आखिर सबने अपनी आंखों से साफ देखा था। तुरंत पूरे हॉल में एक चीख गूंज उठी। ओ माई गॉड, कितना कूल है। जेक भाई को सीईओ की कजिन मिल गई। मॉडर्न मैन के असली मॉडल जेक टॉमसन। हालांकि मैं तुम्हें पा नहीं सकती, मैं बहुत दुखी हूं, पर फिर भी तुम्हारी खुशहाली की दुआ करती हूं। मैं तुम्हें और सीईओ की कजिन को विश करती हूं। तुम दोनों को बहुत खुश रहना चाहिए। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। इन लोगों को क्या हुआ है? ये कैसा एंडिंग है? वो बदमाश लिटिल वुल्फ फिर पास आया, भौहें सिकोड़ी और मुस्कुराया। जेक भाई, हमने आपके लिए सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना माथा पकड़ लिया। तो लिटिल वुल्फ की उस नज़र का ये मतलब था, पर इसके बारे में सोचकर अभी भी अजीब लग रहा है। सब लिटिल वुल्फ की बातों पर यकीन कैसे कर सकते हैं कि मैं सीईओ सोफी का ब्रदर इन लॉ हूं? उसका मुंह कहानियों से भरा है, फिर भी लोग उस पर यकीन कर रहे हैं। लिटिल वुल्फ रुका। विलियम हैरिस ने सबको बताया कि ये सच है। पक्का उसने खुद सीईओ से सुना होगा। मैं सिर्फ अंदर ही अंदर चीख सका। आखिर ये सब क्या हो रहा है? विलियम हैरिस ने इस बारे में कहां से सुना? कोई मुझे ढंग का एक्सप्लेनेशन दो। मेरे कानों में बस एक ही धुन गूंज रही थी, सीईओ का कजन। मैं पूरी तरह सुन्न हो चुका हूं। पहले सिर्फ लिटिल वुल्फ बेवकूफ था, अब धत तेरे की पूरा ग्रुप ही बेवकूफ है। क्या मेरा ऑफिस बेवकूफों का बसेरा है? लेकिन फिर से सोचते हुए इस तरह की गलतफहमी पूरी तरह बुरी भी नहीं है। मैंने एक गहरी आह भरी, फिर सफाई देने का ख्याल छोड़ दिया। दोपहर के 2 बजे टीम बिल्डिंग खत्म हुई। कलीग्स के जाने के बाद मैं तुरंत सोफी सलिवन के ऑफिस की तरफ भागा। वाइफी, चलो, डेट पर जाना है जाहिर है। सोफी सलिवन ने थोड़ा मुंह फुलाया और मेरी तरफ देखा। वो नजर जानलेवा हद तक सिडक्टिव थी। किसने कहा कि वो तुम्हारे साथ डेट पर जाएंगे? हम्फ। मैंने तुरंत एक दर्द भरा चेहरा बना लिया। लड़कियां कितनी जल्दी रंग बदलती हैं। ठीक है फिर, रहने दो, मैं घर जाकर गेम्स खेलूंगा। सोफी सलिवन चौंक गई। जेक टॉमसन, तुम जर्क हो? ये देखकर कि मैं सच में मुड़ने और जाने का इरादा कर रहा हूं वो घबरा गई। ये बुद्धू, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैंने कितनी तैयारी की है? वापस आओ। हमें डेट पर कहाँ जाना चाहिए? किस तरह की डेट? मेरे होठों के कोने पर एक संतुष्ट मुस्कान आई। सोफी सलिवन को कंट्रोल करना, मैं इसमें पहले से ही एक्सपर्ट हूं। वाइफी, तुम कहाँ जाना चाहती हो? सोफी सलिवन ने अपना सिर हिलाया। उसने आज से पहले कभी डेट नहीं की थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि डेटिंग का मतलब क्या होता है। यहां तक कि डेट शब्द भी उसने सिर्फ कोरियन ड्रामा में देखा था। मैंने सुझाव दिया कि शॉपिंग के लिए टहलते हैं, मूवी देखते हैं या अम्यूजमेंट पार्क में खेलते हैं। हैरानी की बात है कि सोफी सलिवन के होठों के कोने पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। आंखें चमकते हुए मुझे देख रही थीं। बेशक, अपने बॉयफ्रेंड की बात सुनूंगी। तुम्हारे साथ कहीं भी जाना एक डेट है। हम्फ। मैंने मन ही मन सोचा, क्या ये मीठी बातें नहीं हैं? मुझे भी ये सब पता है। मैंने एक गहरी सांस ली। यहां मैं थोड़ा पिघलने लगा था। फिर चलो गैलेक्सी प्लाजा टहलते हैं। मुझे सीजन के हिसाब से कुछ कपड़े भी खरीदने हैं। सोफी सलिवन अंदर ही अंदर चीखी। टहलना ठीक है, शॉपिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर गैलेक्सी प्लाजा ही क्यों? वो टॉमस सलिवन की प्रॉपर्टी है और वो अक्सर वहीं जाता है। अगर पापा ने हमें पकड़ लिया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन सोफी सलिवन मना करने की हिम्मत नहीं कर सकी। जेक टॉमसन, न्यू सेंचुरी में अभी अभी एक बड़ा सुपरमार्केट खुला है। कैसा रहेगा अगर हम वहां चलें? सोफी सलिवन ने तुरंत सोचकर सुझाव दिया। ठीक है, मैंने सिर हिलाया। असल में मैं गैलेक्सी प्लाजा इसलिए जाना चाहता था क्योंकि टॉमस सलिवन ने डिस्काउंट के लिए जो कार्ड दिया था, पर चूंकि सोफी सलिवन ने न्यू सेंचुरी चुना तो न्यू सेंचुरी ही सही। आज सुबह के 2000 इंटीमेसी पॉइंट्स पहले से ही अकाउंट में हैं। अगर आज दोपहर की सैर से कोई और हिडन मिशन ट्रिगर हो गया तो और 2000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आज रात मैं सिस्टम स्टोर में जाकर सीधे विला के लिए एक्सचेंज कर सकता हूं। सोफी सलिवन मुस्कुराई। परफेक्ट, इस तरह जेक टॉमसन के साथ सेफली घूम सकती हूं। गैलेक्सी प्लाजा के किसी लग्जरियस ऑफिस में पापा से मिलने की कोई चिंता नहीं। उधर टॉमस सलिवन अपनी माला घुमा रहे थे। अपनी दाढ़ी सहलाते हुए वो एक गिफ्ट तैयार करने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने किसी से इसे अपने होने वाले दामाद के लिए, लेकिन क्या गिफ्ट चुने ये बहुत मुश्किल था। दूसरे की पसंद नापसंद का अंदाजा नहीं था। डर था कि कहीं महंगे गिफ्ट्स उन्हें पसंद ना आए या फिर कोई अनोखा गिफ्ट दिखने में बहुत सस्ता न लगे। तभी एक दस्तक हुई जिसने उन्हें ख्यालों से बाहर खींच लिया। सेक्रेटरी ने शालीनता से अंदर आकर कहा, सीईओ सलिवन, हम किसी भी वक्त निकलने के लिए तैयार हैं। टॉमस सलिवन ने सिर हिलाया। आधे घंटे में। मैं थोड़ा आराम करूंगा, फिर हम चलेंगे। सेक्रेटरी अदब से ऑफिस से बाहर चली गई। टॉमस सलिवन अपनी कुर्सी पर ढह गए, अपनी कनपटी मलते हुए बड़बड़ाए। ठीक है, फिर चलकर देखते हैं। न्यू सेंचुरी का स्केल चेक करते हैं, देखते हैं वहां से क्या सीखने लायक है। गिफ्ट्स का फैसला बाद में करेंगे। कोस्टल सिटी के बड़े सुपरमार्केट्स में गैलेक्सी प्लाजा यकीनन नंबर 1 है, लेकिन फिर भी टॉमस सलिवन कभी ढीले नहीं पड़े, हमेशा सीखने का माइंडसेट रखते थे। हाल ही में न्यू सेंचुरी नाम का एक सुपरमार्केट तूफान की तरह उभरा था।
टॉमस सलिवन ने वहां के मालिक से अपॉइंटमेंट ले लिया था। आज दोपहर वो वहां ऑब्जर्व करने और सीखने जाएंगे कि क्या कुछ रेफरेंस के लायक है। न्यू सेंचुरी के एंट्रेंस पर अभी भी लाल रिबन लटके थे। ठंडी हवा चल रही थी और रिबन नीले आसमान में तैर रहे थे। एक छोटा बच्चा अपनी दादी के पीछे लड़खड़ाते हुए चल रहा था, हाथ में फ्री कॉटन कैंडी लिए खुशी से चहक रहा था। भीड़ का फायदा उठाकर कई रेहड़ी पटरी वाले अपना सामान बेचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पब्लिक बाइसिकल करीने से कतार में खड़ी थीं और सफाई कर्मचारी जमीन को चकाचक रखने में जुटे थे। सोफी सलिवन और मैं जैसे ही कार से उतरे, हमारी मुलाकात एक छोटी बच्ची से हुई जो फूल लिए हमारे सामने खड़ी थी। वो किसी नक्काशीदार गुड़िया जैसी लग रही थी, बेहद प्यारी। बच्ची ने मुझसे बड़ी मिठास से कहा, मिस्टर, ये लेडी बहुत खूबसूरत हैं, क्या आप इनके लिए फूलों का एक गुलदस्ता नहीं खरीदेंगे? मैं धीरे से मुस्कुराया और घुटनों के बल बैठकर बच्ची के हाथ में मौजूद गुलाब के गुलदस्ते को देखने लगा। मैंने पूछा, एक गुलदस्ता कितने का है? बच्ची ने बाएं हाथ में बुके पकड़ा और दाएं हाथ की एक उंगली उठाकर बोली, एक बुके $10 का। सोफी सलिवन को देने के लिए ऐसे छोटे गिफ्ट्स को मैं भला कैसे मना कर सकता था। मैंने सबसे खिला हुआ बुके चुना। जैसे ही पेमेंट करने के लिए फोन निकाला, सोफी सलिवन ने मेरा हाथ पीछे खींच लिया। उसने मुंह फुलाकर कहा, मुझे ये वाला पसंद है, मैं इसे खरीदूंगी, तुम दूसरा वाला खरीदो। मैं सुन्न रह गया। हे भगवान, क्या ये लड़की अभी भी आधी नींद में है? मैं तुम्हारे लिए ही तो खरीद रहा हूं। मैंने बेबसी से कंधे उचकाए और बच्ची से कहा, चूंकि लेडी खुद अपने लिए खरीद रही हैं तो मैं अब और नहीं खरीदूंगा। सोफी सलिवन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने पेमेंट कर दी। मेरे लिटिल बॉयफ्रेंड, क्या तुम मुझे फूल नहीं देना चाहते? मैं अवाक रह गया। धत, मैं तो बहुत शिद्दत से देना चाहता हूं। बच्ची ने आज्ञाकारी भाव से कहा, मिस्टर, सबसे सुंदर बुके तो मैडम ने ले लिया, पर ये वाला भी बहुत प्यारा है, आप ये ले लीजिए। आखिर मैडम ने अपने लिए खरीदा है, पर अगर आप उन्हें देंगे तो उसका मतलब अलग होगा। मैंने उस बुके को फिर से देखा। हालांकि वो सोफी सलिवन वाले बुके जितना शानदार नहीं था, पर ठीक था। मैंने पैसे दिए और बच्ची खुशी से उछलते हुए चली गई। मैंने सोफी सलिवन को घूर कर देखा और उसे फूल पकड़ा दिए। ये लो तुम्हारे लिए। सोफी सलिवन ने मना नहीं किया और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू मेरे लिटिल बॉयफ्रेंड, और ये तुम्हारे लिए है। सोफी सलिवन ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे वो सबसे शानदार बुके थमा दिया। ज्यादा शानदार, ज्यादा खूबसूरत, उसने धीरे से कहा। मैं सोच रही थी, प्यार दो लोगों के बीच होता है, हमेशा लड़के ही लड़कियों को फूल क्यों दें? इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा, जेक टॉमसन। मैं दंग रह गया, फिर तुरंत समझ गया। सोफी सलिवन ने जानबूझकर सबसे प्यारा बुके खरीदा था, मुझसे कंपटीशन करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे सबसे शानदार चीज देने के लिए। जबकि मैंने खुद थोड़ा कम अच्छा चुना था, खुद के लिए बेस्ट नहीं बल्कि इस बुद्धू लड़की के लिए बेस्ट बचाकर। हाथ थाम लो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। इस वक्त सोफी सलिवन बहुत प्यारी मुस्कान दे रही थी। अचानक क्यों? ऑफिस के बाहर जेक टॉमसन थोड़ा पतला और अलग दिखता है। हम दोनों ने उंगलियों में उंगलियां फंसाईं और साथ साथ मॉल के अंदर चलने लगे। सोफी सलिवन ने अभी भी वही जेके यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल झरने की तरह बह रहे थे। मेकअप एकदम परफेक्ट था और उसकी शरारती आंखें बीच बीच में मुझे देख रही थीं। जहां तक मेरी बात है, मैं हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। हमारी हाइट एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्ट मैच कर रही थी। पता नहीं हमने कितने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक यंग कपल अभी शॉपिंग खत्म करके निकला था। हमें देखकर उनके चेहरों पर साफ जलन दिख रही थी। वो देखो, ओहो, वैसी लंबी टांगें ही एक स्टैंडर्ड गर्लफ्रेंड की होती हैं। वो जर्क कितनी इंटेंसिटी से घूर रहा है, पर वो लड़का सच में हैंडसम है, मेरा ड्रीम बॉयफ्रेंड। उसके बाद क्या हुआ? जो समझते हैं वो समझ गए। एंट्रेंस के पास वाली ड्रिंक शॉप में घुसते ही मैंने 2 संडे आइसक्रीम ऑर्डर की। मॉल में हाथ पकड़कर चलते कपल्स की तरफ इशारा करते हुए सोफी सलिवन ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। मुझसे पूछा, उन लड़कों ने हेयर टाई रबड़ बैंड क्यों पहन रखी है? वे बाल तो नहीं बांध रहे? मैं धीरे से मुस्कुराया, उसके कान के पास झुककर समझाया, वे खुद नहीं पहनना चाहते, उनकी गर्लफ्रेंड्स ने उनसे छीनकर उन्हें पहना दी है। लड़कों का हेयर टाई पहनना इस बात का सिग्नल है कि उनकी गर्लफ्रेंड है, ताकि दूसरी लड़कियां उन पर डोरे न डालें। सोफी सलिवन की आंखें चमक उठीं। ओह हाँ, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, खास तौर पर जेक टॉमसन जैसे लड़कों के लिए। अभी थोड़ा ही चले हैं और इतनी लड़कियां इसे ताक रही हैं। अगर मैं इसके साथ न चल रही होती तो पक्का वे इसका इंस्टाग्राम मांग लेती। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो क्या तुम भी मुझे एक देना चाहती हो? मैंने मुस्कुराते हुए छेड़ते हुए पूछा और उसे उसकी आइसक्रीम पकड़ा दी। नहीं, सोफी सलिवन ने अपनी आइसक्रीम को हल्का सा चाटा और सिर हिला दिया। असल में उसने इसके बारे में सोचा था, पर सबने हेयर टाई पहन रखी है तो इसमें कुछ नया नहीं है। सोफी सलिवन सोच में डूब गई। इसे कलाई पर भी पहना जा सकता है। पर सोफी सलिवन के अगले सेंटेंस ने मेरा दम ही घोंट दिया। जेक टॉमसन, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें अपनी ब्रा की स्ट्रैप दे दूं? मैं वहीं जम गया। अचानक चलना बंद कर दिया। पीछे से फोन में लगा एक आदमी लगभग मेरी पीठ से टकराने ही वाला था। मैं जल्दी से मुड़ा और पोलाइटली कहा, सॉरी सर। उस आदमी ने हाथ हिलाकर इशारा किया, कोई बात नहीं। मैं अजीब तरह से हंसा और अपनी नाक खुजलाने लगा। फिर मैंने बेबसी से सोफी सलिवन की तरफ देखा। वाइफी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें पता है कि ब्रा स्ट्रैप क्या होती है? समझने में काफी वक्त लेते हुए मैं सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी सोच सका।
लड़कियों के कपड़ों से हटाई गई स्ट्रैप। भला ब्रा स्ट्रैप और किसे कहा जा सकता है? क्या इसे कलाई पर बांधा जा सकता है? अगर तुम नहीं चाहती तो नहीं पहनना भी ठीक है। सोफी सलिवन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने बस अचानक ब्रा स्ट्रैप्स के बारे में सोच लिया था। वाकई कभी किसी लड़की को अपने बॉयफ्रेंड को ब्रा स्ट्रैप देते नहीं देखा, इसलिए उसने बिना सोचे सीधे कह दिया। लेकिन अब ध्यान से सोचने पर यह वाकई मुसीबत वाली बात है। वो स्ट्रैप जाहिर है अंडरवियर से ही निकालनी होगी। नई वाली इस्तेमाल करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और अगर अपनी पहनी हुई इस्तेमाल करे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कलर और स्टाइल चुनना तो दूर की बात है, सारी मुसीबतें एक तरफ। सबसे आसान सोल्यूशन तो यही है कि जेक टॉमसन खुद ही चुन ले। पर क्या ये काम करेगा? सोफी सलिवन ने कॉन्फिडेंस के साथ सोचा। बिल्कुल नहीं, मैंने अभी तक हामी नहीं भरी है। तुम इसे कब उतार कर मुझे दोगे? लाल, संतरा, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, मुझे तो पूरा रेनबो रिबन कलेक्शन ही दे दो। मैं हंस पड़ा। कितनी बढ़िया चीज है। अगर ये ईसा मसीह के साथ हुआ होता तो शायद वो भी हंसते हुए उठ खड़े होते। मेरी इस उम्मीद के पीछे एक और वजह सिस्टम की पैसिव स्किल भी है। गर्लफ्रेंड से गिफ्ट मिलने पर 1000 बाइंडिंग पॉइंट्स जुड़ते हैं। सोफी सलिवन दबी हंसी हंसी और मेरी तरफ शिकायत भरी नजरों से देखा। बिल्कुल छोटी बच्ची वाला स्टाइल। जेक टॉमसन, क्या तुमने रेनबो रिबन्स का आइडिया सोचा है? हम्फ, चलो पहले तुम्हारे लिए कपड़े खरीदते हैं। ब्रा स्ट्रैप के बारे में मैं और सोचूंगी। सोफी सलिवन शरारत से मुस्कुराई और तेजी से प्राइड काउंटर की तरफ चल दी। मेरी सांसें थम गईं। लगता है मिस सोफी मेरे लिए कपड़े खरीद रही है। ये भी बाइंडिंग पॉइंट्स में गिना जाएगा। वाइफी, मुझे पैंट्स, जैकेट और शर्ट की जरूरत है। जो कुछ भी पहना जा सके, मुझे वो सब चाहिए। मुझे पूरा एक सेट दिला दो। ओह हाँ, मोजे और अंडरवियर भी। मैं मुस्कुराया और हिसाब लगाने लगा। जो कुछ भी सोच सकता था सब गिन लिया। अगर सोफी सलिवन एक साथ सब खरीद ले तो टोटल लगभग 10,000 बाइंडिंग पॉइंट्स होंगे। बाहर एक काफी उत्साही सेल्स गर्ल खड़ी थी जो प्राइड ब्रांड की कर्मचारी थी और जिसे हमेशा ब्रांड का क्लासिक मोटो याद रहता था, अगर पसंद आए तो अंदर आओ वरना दफा हो जाओ। लेकिन मुझे और सोफी सलिवन को देखकर हमारे चेहरों ने आज सच में सबका ध्यान खींचा। वो अपनी जलन नहीं छुपा सकी। वाकई स्वर्ग में बनी जोड़ी है। अगर ऐसे कस्टमर्स को प्राइड पसंद ना आए तो घुटनों के बल बैठकर उन्हें अंदर बुलाना चाहिए। नमस्ते सर और मैडम, आज न्यू सेंचुरी मॉल की ग्रैंड ओपनिंग है और बहुत बड़े डिस्काउंट प्रमोशंस चल रहे हैं। वाकई खरीदारी के लायक है। आइए मैं आपको घुमाती हूँ। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। तकलीफ के लिए शुक्रिया। स्टोर के अंदर की सजावट बहुत लग्जेरियस थी जो प्राइड के असली टॉप टियर स्टेटस को दिखा रही थी। कपड़े एकदम साफ और करीने से लगे थे। हर आइटम बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया था। सोफी सलिवन खुद को बोलने से नहीं रोक सकी। काश मेरी कंपनी भी इस लेवल तक पहुंच पाती। शायद अगर आरडी के लड़कों में मेरे बॉयफ्रेंड जितनी आधी काबिलियत भी होती तो कोई उम्मीद होती। सोफी सलिवन ने माथा सिकोड़ा। कमियां निकालने की प्रोफेशनल बीमारी। वो बहुत सीरियस थी। ये कॉलर डिजाइन बहुत बदसूरत है, तुम पर सूट नहीं करेगा। चौड़े कंधों पर यह पहनकर अजीब लगेगा। ये वाला नहीं ले रहे, बहुत पुराना है, मेरे डैड के लिए ज्यादा सही रहेगा। एक एक करके रिजेक्ट करते हुए, एक एक करके रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार सोफी सलिवन की नजर एक वाइन कलर की डायनेमिक स्टाइल वाली जैकेट पर पड़ी। उसने काफी देर तक उसे देखा, फिर संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ये अच्छी है, इसका पैटर्न भी काफी यूथफुल है, इसे ट्राई करो। मैंने सिर हिलाया। अंदर आते ही मुझे भी लगा था कि ये मुझ पर जमेगी। सेल्स गर्ल जल्दी से पास आई, सही साइज निकाला और मुझे फिटिंग रूम की तरफ ले गई। इसी बीच स्टोर के मेन हॉल में कुछ शोर सुनाई दिया। हनी, देखो ये कितने टैकी हैं। घंटों से चुन रहे हैं और हर चीज में कमियां निकाल रहे हैं। आखिरकार सबसे सस्ती वाली चुनी। सोफी सलिवन ने माथा सिकोड़कर उधर देखा। वो एक कपल था जिसने सिर से पैर तक डिजाइनर ब्रांड्स पहने हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। लड़के का हुलिया किसी अमीर बिगड़ैल शहजादे जैसा था। उसने अपनी नजरें हटा लीं, परवाह करना जरूरी नहीं समझा। आखिर ये सिर्फ कपड़े ही तो हैं। जेक टॉमसन को पसंद है तो उसे भी पसंद है, बस इतना काफी है। मुझे पुरुषों के सूट दिखाओ। सेल्स गर्ल ने सिर हिलाया। जी मैम, इस तरफ आइए। क्या इत्तेफाक था, पुरुषों के सूट वाला एरिया ठीक वहीं था जहां वो कपल खड़ा था। तभी न्यू सेंचुरी के मेन गेट पर एक रोल्स रॉयस धीरे से आकर रुकी। टॉमस सलिवन बाहर निकले। तुरंत एक सूट पहने हुए आदमी उनके पास आया। भाई सलिवन, आप हमेशा की तरह आज भी फिट लग रहे हैं। टॉमस सलिवन ने उस आदमी को देखा। उसका नाम रिचर्ड जैंग था, जो न्यू सेंचुरी मॉल का फाउंडर था। अभी वो अपने 30 में था। उसने शुरुआत इन्वेस्टमेंट से की थी और वो वाकई में एक बिजनेस माइंडेड इंसान था। टॉमस सलिवन जवाब में जोर से हंसे। जंग, तुम्हारी हालत आजकल अभी भी सुधरी नहीं है। रिचर्ड जैंग ने गहरी आह भरी। इस दुनिया में हर किसी की अपनी परेशानियां हैं। भाई सलिवन, पहले मेरे ऑफिस में बैठिए, अभी अभी खुला है, कुछ मामलों में आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। टॉमस सलिवन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और अपने सेक्रेटरी को कार में इंतजार करने को कहा। वो अकेले रिचर्ड जैंग के साथ न्यू सेंचुरी मॉल के अंदर चले गए। लोग अक्सर कहते हैं कि किसी मॉल की असली ताकत उसकी पहली झलक से पता चलती है, जैसे हमारे सामने न्यू सेंचुरी का ग्राउंड फ्लोर था। अंदर घुसते ही दुनिया के मशहूर लग्जरी ब्रांड्स नजर आ रहे थे। ये वाकई क्लास और असली ताकत का प्रतीक थे।
टॉमस सलिवन ने बस एक सरसरी नजर डाली और मन ही मन हिसाब लगाने लगे। आखिरकार उनकी नजर प्राडा स्टोर के साइन पर जाकर रुकी। लग्जरियस, शालीन और गहरा, क्लास को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया गया था। उन्होंने फैसला किया कि रिचर्ड जैंग से बात करने के बाद वो सबसे पहले प्राइडा चेक करेंगे। अगर टॉमस सलिवन ने स्टोर के अंदर ध्यान से देखा होता तो शायद वो हैरानी से अपनी सांसें रोक लेते, क्योंकि उन्हें अपनी प्यारी बेटी सोफी सलिवन वहीं खड़ी दिख जाती। लेकिन अभी स्टोर के अंदर मैंने नए कपड़े बदल लिए थे। सीधे सोफी सलिवन की तरफ चलते हुए मैंने अपनी बाहें घुमाई और आईने में खुद को देखा। शुरू में मुझे लगा था कि मैं पक्का बहुत हैंडसम लगूंगा, पर अब दोबारा देखने पर लगा कि मेरी सोच गलत थी। मैं सिर्फ हैंडसम नहीं बल्कि एक्सप्लोसिवली हैंडसम लग रहा था। कैसा है? सोफी सलिवन की आंखें चमक उठीं। उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। हाँ, तुम इसे पहनकर और भी बेहतर लग रहे हो। यहां तक कि सेल्स गर्ल भी मंत्रमुग्ध हो गई। अगर उसके पास पावर होती तो वो पक्का पोस्टर वाले मॉडल को बदलवा देती। सर, आप इसमें वाकई कमाल लग रहे हैं। मैंने सिर हिलाया और सोफी सलिवन के करीब झुककर उसे प्राइस टैग दिखाया, ताकि वो देख ले कि ये उसे मंजूर है या नहीं। सोफी सलिवन ने मुंह फुलाते हुए कहा, इस दुनिया में मैं दो चीजों पर शक की गुंजाइश नहीं छोड़ती, पहली खूबसूरती और दूसरी मेरी माली हालत, फाइनेंसेस। वो धीरे से मुस्कुराई। बुद्धू, अगर तुम्हें ये पसंद है तो बस इतना काफी है। मैंने एक गहरी सांस ली। हालांकि मुझे एक बार डर लगा था कि लोग मुझे फ्रीलोडर समझ लेंगे और मैं वाकई में एक कैप्टमैन नहीं बनना चाहता। अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं अपनी पिछली जिंदगी की यादों का इस्तेमाल स्टॉक्स के लिए कर लेता, या लॉटरी टिकट खरीदकर भी मैं अमीर बन सकता था। कम से कम ट्रेड करने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता था। भला $28,888 के जैकेट का प्राइस टैग मुझे कैसे डरा सकता है? पर यह मानना पड़ेगा कि अपनी वाइफ से गिफ्ट्स पाना खुद के लिए खरीदने से बिल्कुल अलग एहसास है। इसे पूरी तरह से परम सुख कहना चाहिए। अचानक एक बेसुरी आवाज गूंजी, जैसा कि उम्मीद थी, प्राडा का सबसे सस्ता आइटम। यहां तक कि इसके धागे भी ढंग से ट्रिम नहीं किए गए हैं। मैं उस आवाज की तरफ मुड़ा और थोड़ा माथा सिकोड़ा। एक आदमी सिर से पैर तक डिजाइनर ब्रांड्स पहने खड़ा था। ये मानना पड़ेगा कि कपड़े तो ठीक लग रहे थे, पर उसका चेहरा देखकर मुझे सच में कुछ समझ नहीं आया। अगर बाल रंगने ही थे तो बस रंग लेते। लाल, संतरा, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, इतने सारे चॉइस थे, पर उसने इसे चटक हरा रंग दिया। पता नहीं वो क्या सोच रहा है। वाकई जैकेट पर कुछ ढीले धागे निकले हुए थे। मैंने भी ट्राई करते वक्त उन्हें देखा था। उनके बारे में थोड़ा सोचा भी था, पर प्राइस टैग देखते ही मैं समझ गया। ये प्राडा का हैंडक्राफ्ट मॉडल है, एक इंटरनेशनल ब्रांड। बिना इंस्पेक्शन के कोई आइटम फैक्ट्री से बाहर कैसे आ सकता है? ये साफ तौर पर नामुमकिन है। उन धागों को गौर से देखने पर पता चला कि उनकी अपनी एक अलग खूबसूरती है। मैं डिजाइन का काम करता हूं, खासकर हैंडक्राफ्ट डिजाइन, इसलिए इस सिद्धांत को और भी बेहतर समझता हूं। जानबूझकर कुछ धागे छोड़ना रस्टिक हैंडक्राफ्ट और ओवरऑल परफेक्शन को दिखाने के लिए है। मैंने बेबसी से कंधे उचकाए और उस अज्ञानी हरे बाल वाले लड़के को सफाई देने की जहमत नहीं उठाई। बस मुड़कर सोफी सलिवन की तरफ देखा और हम दोनों हंस पड़े। समझदार सेल्स गर्ल भी उन धागों का मतलब जानती थी। वो उस आदमी की तरफ देखकर बनावटी मुस्कान के साथ बोली, सर, अगर आप हमारे स्टोर के ब्रांड की बेइज्जती कर रहे हैं तो मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहने का हक है। उस आदमी की आंखें ठंडी पड़ गईं। एक छोटी सी एम्प्लॉय की इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसे बात करे। पर फिर सोचते हुए उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। मैं डिलन क्लाउड, यहाँ का एक वीआईपी कस्टमर हूँ। तुम्हें अपने स्टोर से मुझे बाहर निकालने का कोई हक नहीं है। अगर मैं अपनी कुछ राय दे रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें मुझे खामोश करने का भी कोई हक नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझे वो वेस्ट 20% ऑफ पर देने को तैयार हो तो मैं अभी एक शब्द कहे बिना यहां से चला जाऊंगा। डिलन क्लाउड के होठों का कोना ऊपर उठा। वरना मैं यहीं खड़ा रहूंगा। जब भी कोई अंदर आएगा मैं चुभती हुई बातें करूंगा, फिर देखती हूं कि तुमसे कौन खरीदता है। एक छोटा सा स्टोर। मैं डिलन क्लाउड मुसीबत खड़ी करने से नहीं डरता। जहां तक बात है कि प्राडा मेरे पीछे आएगा, मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि वे शायद मुझ पर ध्यान देने की जहमत भी नहीं उठाएंगे। वाकई एक ओछा आदमी अपनी औकात दिखा रहा था। सर, प्रमोशन के लिए पूरे स्टोर पर 20% ऑफ है, लेकिन हमने बहुत साफ लिखा है कि इसमें वो लिमिटेड कस्टम वेस्ट शामिल नहीं है। कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। सेल्स गर्ल ने बेरुखी से मना कर दिया। उसकी आंखों में डिलन क्लाउड के लिए नफरत साफ थी। वो 1 घंटे से ज्यादा समय से यहां चिपका हुआ था, बस उस लिमिटेड कस्टम वेस्ट को 20% ऑफ पर खरीदना चाहता था। वरना फिर जाने से मना कर दिया। जिद्दी बनकर स्टोर में ही रुक गया, मजाक उड़ाने और ताने मारने लगा, जिससे हर किसी का सिर दर्द होने लगा। मैंने नफरत में अपनी आंखें घुमाईं। यह आदमी न केवल अज्ञानी है बल्कि ढीठ भी है। अगर सेल्स गर्ल बेच पाती तो वो बेच देती। आखिर सेल्स परफॉर्मेंस कौन नहीं चाहता? लेकिन साइन पर साफ तौर पर लिखा है कि इसमें लिमिटेड मॉडल्स शामिल नहीं है। अगर स्टाफ ने उसे डिस्काउंट प्राइस पर बेचने की हिम्मत की तो सिर्फ 2 ही नतीजे होंगे। 1, अपनी जेब से अंतर का पैसा भरना। 2, बॉस से हड्डियां तुड़वाना। मॉल्स में ऐसी दिखावटी तरकीबें वास्तव में दुर्लभ नहीं है। मैंने बस मन ही मन शिकायतें की, लेकिन दखल नहीं देना चाहता था। आखिरकार ये प्राडा और डिलन क्लाउड के बीच का मामला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैंने सोफी सलिवन के एक्सप्रेशन नोटिस किए, माथा सिकोड़ने से लेकर सरप्राइज होने तक, और आखिरकार आंखें चमकने लगीं। वो लिमिटेड कस्टम सेट तब का था जब मैं कपड़े ट्राई कर रहा था।
सोफी सलिवन ने यहाँ के वेस्ट्स पर एक नज़र डाली थी। सब ठीक थे, लेकिन कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं था जिसे पहले से ही लिमिटेड कस्टम कहा जा सके। निश्चित रूप से बुरा नहीं था। जी मैम, ग्राहकों का शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे ब्रांड ने लिमिटेड एनिवर्सरी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। मैं आपके देखने के लिए स्केच ढूंढती हूँ। सोफी सलिवन की आवाज़ सुनकर सेल्स गर्ल को लगा जैसे उसे बचा लिया गया हो। आखिरकार डिलन क्लाउड से बचने का एक कारण मिल गया। वो हाथ में एक डिज़ाइन लेकर लौटी। कृपया प्रिलिमिनरी स्टाइल देखिए। सोफी सलिवन ने ड्राइंग ली। आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने मेरा हाथ खींचा, मेरे पास सोफे पर बैठ गई और बोली, देखो ये सेट वास्तव में खूबसूरत है। मैच्योर फील देता है, लेकिन बहुत पुराना नहीं। स्टैडी है, लेकिन भारी नहीं। मैंने धीरे से सिर हिलाया। वास्तव में ऐसा ही था, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा लग रही थी। मैंने लगभग $600,000 की कीमत पर एक नज़र डाली। वाकई खूबसूरत है, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है। सिर्फ कपड़े ही तो हैं। क्या ये जरूरी है? सोफी सलिवन ने मुड़कर धीरे से पूछा कि इसे कस्टम ऑर्डर करने में कितना समय लगेगा। सेल्स गर्ल मुस्कुराई और समझाने लगी, मैम डिपॉजिट के बाद कल हमारा स्टाफ आपकी लोकेशन पर आकर माप और स्पेसिफिकेशंस ले लेगा। हालांकि ये कस्टम ऑर्डर है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के कारण इसे प्राप्त करने के लिए केवल 1 सप्ताह की आवश्यकता है। कस्टम ऑर्डर्स के लिए ये बहुत तेज है। सोफी सलिवन ने शरारत भरी नजरों से मुझे देखते हुए अपने निचले होंठ को हल्का सा दबाया। क्या तुम्हें ये पसंद है? जैसे ही मैं अपना सिर हिलाने वाला था, सोफी सलिवन ने तुरंत अपना लहजा बदल दिया। ठीक है, मैं समझ गई। इतना कहकर वो मुड़ गई। साफ था कि मैं कीमत को लेकर हिचकिचा रहा था, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि मुझे वास्तव में वो सेट बहुत पसंद आया था। बस थोड़ा डगमगा रहा था। केवल 600,000। अगर पैसा मेरे बॉयफ्रेंड की खुशी और आनंद खरीद सकता है, तो ये पूरी तरह से इसके लायक है। सोफी सलिवन का हस्बैंड सभी बेहतरीन चीजों का हकदार है। जो दूसरों के पास है, वो उसके पास होना ही चाहिए। जो दूसरों के पास नहीं है, वो भी उसके पास होना ही चाहिए। कार्ड स्वाइप करो। सोफी सलिवन ने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला। सेल्स गर्ल की आंखें सदमे में फटी की फटी रह गईं। मैम, शायद एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि डिपॉजिट के बाद कोई रिफंड नहीं होगा। सोफी सलिवन ने अपना हाथ हिलाया और धीरे से मुस्कुराई। और सोचने की जरूरत नहीं है, अभी भुगतान करो। फुल पेमेंट केवल 600,000 है। सेल्स गर्ल का चेहरा फूलों की तरह खिल उठा। जाने से पहले वो डिलन क्लाउड को लात मारना नहीं भूली। फिर से देखो, मिस्टर जेक के होठों के कोने देखो, सिर्फ 600,000 के लिए कान से कान तक मुस्कुरा रहे हैं। जेक टॉमसन, बाद में अपना एड्रेस छोड़ देना याद रखना। कल उन्हें आकर नाप लेने देना। इस तकलीफ की चिंता मत करो। मुझे लगता है कि ये वेस्ट तुम पर सच में बहुत सूट करता है। सोफी सलिवन ने मुंह फुलाते हुए कहा कि उसे पहले कभी पैसों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके लिए पैसे स्क्रीन पर बस कुछ नंबर्स थे। यहां तक कि खुद पर खर्च करते समय भी उसे कभी कुछ महसूस नहीं होता था। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि पैसे खर्च करना इतना सुखद हो सकता है। शायद इसलिए क्योंकि ये पैसा मेरे लिए चीजें खरीदने में इस्तेमाल हुआ था। सोफी सलिवन को लगा कि ऐसा ही होना चाहिए। ये सीन देखकर पास खड़े डिलन क्लाउड के होश उड़ गए। धत तेरे की, बस ऐसे ही खरीद लिया। ये वही आउटफिट है जिस पर मेरी नजर थी, और इसने पूरी कीमत भी चुका दी। क्या ये औरत इतनी अमीर है? मैंने पूरे 1 महीने तक डैड का सिर खाया, तब जाकर 400,000 मिले। फिर भी ये लड़का न केवल मुझसे ज्यादा हैंडसम है, बल्कि वेस्ट भी उसी ने छीन लिया। उसकी प्राइड को गहरी चोट लगी। उसका चेहरा बिगड़ने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो बस एक फ्रीलोडर हो। बात खत्म करते ही उसे तुरंत एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। ऊपर देखा तो सोफी सलिवन की बर्फीली आंखें उसे घूर रही थीं। इससे पहले इस आदमी ने कहा था, सोफी सलिवन ने मेरे लिए सबसे सस्ता चुना है और मेरे फैशन टेस्ट का मजाक उड़ाया था, जो असल में उसे डांटना था, इसलिए मैंने परवाह नहीं की। सोफी सलिवन का दिल पहले से ही सभी टॉक्सिन से सुरक्षित था। वो दूसरों की बदनामी सह सकती थी, लेकिन अगर बात मेरी यानी जेक टॉमसन की थी तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो खुद शिकायतें सह सकती थी, दूसरे उसके बारे में बुरा बोल सकते थे, लेकिन तुम्हें मेरी बुराई करने का क्या हक है? वो बॉयफ्रेंड जिसे मैं हमेशा अपने दिल में संजो कर रखती हूँ, तुम्हें उसकी बेइज्जती करने का क्या हक है? अभी माफी मांगो। डिलन क्लाउड बेवकूफों की तरह हंसा और सोफी सलिवन की तरफ देखा। माफी मांगो? मेरी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। क्या पैसा होना इतना इंप्रेसिव है? सच में लगता है कि मैं कुछ लाख अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम सुंदर हो, लेकिन हो सकता है तुम्हारा पैसा साफ न हो। असल में सोफी सलिवन के मिजाज और बात करने के तरीके से डिलन क्लाउड बेवकूफ नहीं लग रहा था। वो बता सकता था कि वो एक अमीर यंग लेडी थी, लेकिन उसकी प्राइड को इतनी ठेस पहुंची थी कि दिमाग से कंट्रोल खो गया। इसीलिए उसने ऐसे शर्मनाक शब्द कहे। सोफी सलिवन ने माथा सिकोड़ा और बोलने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ खींचा है। उसके तुरंत बाद मेरी कोमल आवाज उसके कान में गूंजी, अपने हस्बैंड के पीछे खड़ी हो जाओ। सोफी सलिवन सुन रह गई, लेकिन मैं पहले ही उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया था। उसके दिल में सुरक्षा का एक अनकहा एहसास उमड़ पड़ा। डिंग डिटेक्टेड। डिलन क्लाउड पार्टनर की बेइज्जती कर रहा है। हिडन मिशन एक्टिवेटेड। पार्टनर का बचाव करें। रिवॉर्ड 2000 बाइंडिंग वैल्यू पॉइंट्स। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मेरा पहला 2000 पॉइंट्स वाला मिशन था, लेकिन मेरा चेहरा उतर गया। मेरे चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं थी। जेक टॉमसन।
क्या तुम चुप रह सकते हो? ठीक इसी पल सिस्टम बाहर आता है। मिशन असाइन कर रहा है। गिव सिस्टम। होस्ट, गुस्सा मत हो, मैं शांत रहूंगा। इस तरह मुसीबत में क्यों पड़ना? मैंने मन ही मन कोसा। अभी सोफी सलिवन की रक्षा के लिए खड़ा होना 2000 बाइंडिंग पॉइंट्स के लिए नहीं था, बल्कि ये मुझे करना ही था। सोफी सलिवन चाहे ऑफिस में हो या घर पर, उसने कभी कोई शिकायत नहीं सही। अब मेरे साथ चलते हुए एक हरे बाल वाले गुंडे द्वारा उस पर उंगली उठाई जा रही है और उसकी बेइज्जती की जा रही है। यहाँ तक कि कुत्ते भी अपने मालिकों का सम्मान करते हैं, और तुम जैसे कचरे को क्या पता कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। डिलन क्लाउड। असल में मैंने सुना था कि डिलन क्लाउड मुझे आगे कदम बढ़ाते देख थोड़ा दंग रह गया था। जैसे ही वो बोलने वाला था, मैंने तुरंत उसे टोक दिया, जिससे वो हंस पड़ा। मैं मुस्कुराया। हाल ही में हॉस्पिटल के एक डॉक्टर दोस्त ने मुझे बताया कि बोस्टन में क्लाउड नाम के एक यंग मास्टर सर हैं, हैंडसम और स्टाइलिश। बस अफसोस कि उनकी बॉडी में कुछ इश्यूज हैं। मुमकिन है कि वो अपनी फैमिली लाइन को आगे न बढ़ा सकें। डिलन क्लाउड का चेहरा बदल गया। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने एक छिपे हुए मतलब वाली मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। असल में तुम्हारा रिएक्शन पहले ही इसे मान चुका है। मैंने ये नहीं कहा कि वो तुम थे। तुम इतना उछल क्यों रहे हो? चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, वो भी मेरे एक डॉक्टर दोस्त की तरफ से है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में। मैं जानबूझकर रुका। यकीनन डिलन क्लाउड के साथ खड़ी लड़की सुन रह गई और मुझे घूरने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है? डिलन क्लाउड का अब पूरी तरह दम घुट रहा था। मैं सही था, उसे सच में एक बीमारी थी। हाल ही में वो चेकअप के लिए भी गया था, और उसकी गर्लफ्रेंड को भी आजकल लगातार उल्टियां हो रही थीं। उसके दिमाग में एक ख्याल बड़ा होता जा रहा था। मैंने बात जारी रखी, आखिर वो ड्रैगन क्लाउड का अपना बेटा है। थोड़ा घमंडी होना समझ आता है। अगले मंगलवार को तुम्हारा बर्थडे है। अपने सिर पर उस ग्रीन हैट का कुछ करो। डिलन क्लाउड ने मुश्किल से थूक गटका। उसे एहसास हुआ कि मुझे पता था कि उसके फादर ड्रैगन क्लाउड हैं। ये भी पता था कि अगले मंगलवार को उसका बर्थडे है। इतने कम समय में मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली थी, इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं कोई साधारण इंसान नहीं था, ये सोचकर उसने मेरी बात पर पूरी तरह यकीन कर लिया। मुड़कर उसकी नजरें अपने साथ वाली लड़की पर जम गईं। डिलन क्लाउड को बस अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और चिल्लाया, धत तेरे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? उस चीख ने स्टोर के दूसरे कस्टमर्स का ध्यान खींचा। डिलन क्लाउड शर्मिंदा था। चेहरा छिपाने की जगह नहीं बची थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के बाल पकड़े और उसे बाहर घसीटने लगा। मैंने एक गहरी सांस ली। होठों के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान थी। यह बच्चा बहुत जल्दबाज है। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। मेरे दोस्त ने कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड को हाल ही में स्टमक प्रॉब्लम्स थीं। अक्सर जी मिचलाता था। उसे ग्रीन हेड से निपटने के लिए कहना इसलिए था क्योंकि वो उसके चेहरे पर सूट नहीं करती। किसने कहा था उसे लोगों को मारने के लिए? उसे कचरा कहना बिल्कुल गलत नहीं था। बधाई हो होस्ट, पार्टनर का बचाव करने के लिए 2000 बाइंडिंग वैल्यू पॉइंट्स मिले। मैंने मन ही मन सिस्टम को इशारा किया। होस्ट संतुष्ट है तो अच्छा है। क्या वो स्किल संतोषजनक थी? काफी अच्छी। बस रोजाना केवल एक व्यक्ति की रिपोर्ट चेक की जा सकती है। थोड़ा लिमिटेड है। सिस्टम बाद में अपग्रेड होगा। भरोसा रखें, जिफ फेल नहीं होता। पहले सिस्टम ने खुद दखल दिया था। मैं उस पर चिल्लाया। सिस्टम बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि मैं नाराज हूं। तुरंत परफेक्ट हेल्थ चेक स्किल दे दी। किसी भी व्यक्ति पर इस्तेमाल करने से उस व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन को साफ तौर पर समझा जा सकता है। शुरू में मैंने डिलन क्लाउड को ठीक से डांटने का प्लान बनाया था, पर फिर सोचा कि वो बहुत बेवकूफ है। इसलिए मैंने सहूलियत के लिए उसकी हेल्थ चेक कर ली। न चेक करता तो भी ठीक था। चेक करने के बाद मैं चौंक गया। इस बच्चे को सच में एक बीमारी थी। इसी वजह से पहले वाला ड्रामा हुआ। मैंने अपनी कनपटी मली और धीरे से सोफी सलिवन के कंधे को थपथपाया। वाइफी, तुम क्या सोच रही हो? वो हरे बाल वाला इडियट चला गया है। सोफी सलिवन की आंखें बहते पानी जैसी थीं। उसने कमजोरी से मुझे गले लगा लिया। हालांकि वो आमतौर पर कोल्ड रहती है। ऐसा लगता है कि उसे दूसरों की बातों की परवाह नहीं है, लेकिन आखिर में वो भी हाड़ मांस की इंसान ही है। बेइज्जती होने पर उसे भी दर्द होता है। पहले वो हमेशा अकेले सहती थी, या तो इग्नोर कर देती थी या परवाह नहीं करती थी। उसने सोचा था कि जब तक वो बिजी रहेगी सारी परेशानियों को भूल सकती है। आज वो मेरा बचाव करना चाहती थी, लेकिन मेरे एक्शन ने उसे एक बार फिर प्यार का एहसास कराया। मैं जो सुरक्षा का एहसास लाया था वो बहुत साफ था। सुरक्षित होने का एहसास, किसी की हथेली में सावधानी से संजोए जाने का एहसास, वो सेफ्टी जिसका वादा मैंने कन्फेस करते वक्त किया था। मैंने सच में वो कर दिखाया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि डिलन क्लाउड बीमार था? मैं मुस्कुराया। उसने पहले से ही ग्रीन हैट पहन रखी है। तुम्हारा हस्बैंड चेहरों से किस्मत पढ़ सकता है। मुझे यकीन है कि वह गंभीर रूप से बीमार है। सोफी सलिवन ने कैजुअली और पूछा, तो क्या तुम ये भी बता सकते थे कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी? मैंने बार बार अपना सिर हिलाया। चेहरे पर शिकायत के भाव थे। मैंने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सिर्फ एक बात कही थी, ये नहीं कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। सोफी सलिवन ने पीछे मुड़कर सोचा, लगता है ये वाकई सच है। वह धीरे से मुस्कुराई। तुम बहुत बुरे हो। ऊपर से मजाक कर रही थी,
लेकिन अपने दिल में उसने नाम याद रखे, डिलन क्लाउड और ड्रैगन क्लाउड। ठीक है। फिर सेल्स गर्ल रजिस्ट्रेशन फॉर्म वापस ले आई। पूरे बोस्टन में ये लिमिटेड जैकेट सिर्फ हमारे स्टोर के पास ठीक एक ही स्लॉट है। आप सच में लकी हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और एड्रेस भर दिया। मैंने कहा, ये इसलिए है क्योंकि मेरी वाइफ मुझसे प्यार करती है। सेल्स गर्ल ने सोफी सलिवन की तरफ देखा और मुस्कुरा दी, जिससे वो अंदर ही अंदर शर्मा गई और बड़बड़ाई, ओ गॉड, कितना एम्बैरसिंग है। जेक टॉमसन, क्या तुम हमेशा बाहर अपनी सच्ची भावनाएं इस तरह बोलते हो? उसने लिमिटेड आइटम पहले ही खरीद लिया था, अब और कुछ देखने को नहीं था। हम दोनों बाहों में बाहें डाले स्टोर से बाहर निकले। उसने कहा, मेरे लिटिल बॉयफ्रेंड, चलो तुम्हारे लिए शॉपिंग जारी रखते हैं। मेरी आंखें चमक उठीं। ऐसी स्पिरिट वाली वाइफ, मैं और क्या मांग सकता हूं? ठीक है मेरी जान। अचानक मेरा फोन बजा। मैंने थोड़ा माथा सिकोड़ा। शुक्रवार की ऐसी दोपहर में मुझे कौन कॉल कर रहा है? क्या ये लिटिल वुल्फ है जो मुझे गेम्स खेलने के लिए बुला रहा है? नहीं, ये सही नहीं है। इस समय वो शायद अपनी नई गर्लफ्रेंड से मीठी बातें कर रहा होगा। जैसे ही फोन उठाकर कॉलर का नाम देखा, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। जिस व्यक्ति से मैं सबसे ज्यादा डरता हूं वो कॉल कर रहा है। इस डिस्प्ले नेम की डैमेज पावर बहुत ज्यादा है। मुझमें विरोध करने की कोई क्षमता नहीं है और जवाब न देने की हिम्मत भी नहीं है। मैंने मुश्किल से थूक गटका। सोफी सलिवन को हाथ से इशारा करने के लिए मुड़ा। मैंने सिग्नल दिया, मेरी जान, तुम्हें नेक बनना होगा। बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है, वरना तुम्हारा हस्बैंड तो गया। सोफी सलिवन ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। उसे बहुत अजीब लगा। हाँ, वाकई अजीब। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो जेक टॉमसन को इतना डरा सकता है? वो मदद नहीं कर सकी और सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। अपने पंजों पर खड़ी होकर वो जानना चाहती थी कि कौन इतना भयानक हो सकता है। मैंने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, हेलो मॉम, आप जैसी जरूरी इंसान को मुझे कॉल करने की क्या जरूरत पड़ गई? सोफी सलिवन सुन रह गई। मॉम, तो ये मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ का कॉल है। वाकई एक सीईओ के स्टाइल के लायक। उसके दिल में अचानक हजारों सवाल उठ खड़े हुए। अगर वह जेक टॉमसन की मां है तो फिर वो जवाब देने से इतना डर क्यों रहा है? क्या उनकी किलिंग ऑरा इतनी स्ट्रांग है? क्या वो कोई डिफिकल्ट मदर इन लॉ टाइप की महिला हो सकती हैं? क्या वो मुझे पसंद नहीं करेंगी? जितना अधिक उसने सोचा, सोफी सलिवन उतनी ही कंफ्यूज होती गई। चेहरा लाल हो गया। शर्मा कर हूं करना चाहती थी, लेकिन याद आया कि वो आवाज नहीं कर सकती, इसलिए उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। दूसरी तरफ से एक कोमल महिला की आवाज आई, कुछ खास नहीं, मॉम ने बस अभी एक ब्यूटी नैप लिया है। अचानक याद आया कि मेरा एक बेटा भी है। अब सहेलियों के आने का इंतजार कर रही हूं माजांग खेलने के लिए, तो बस सहूलियत के लिए तुम्हें कॉल कर लिया। मैंने एक लंबी आह भरी। मेरे होठों का कोना थोड़ा मुड़ा। माजांग खेलना ठीक है, लेकिन मॉम, सोचिए कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रही। मैंने ये जानबूझकर कहा क्योंकि ये कहानी मेरे हाई स्कूल के सीनियर ईयर की है। सीनियर ईयर के अंत में, न्यू ईयर के करीब, स्कूल ने अचानक लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सेमेस्टर को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। चूंकि ये एक बोर्डिंग स्कूल था, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स को और लिविंग एक्सपेंस भेजने के लिए कॉल किया। मैं भी कोई अपवाद नहीं था। मॉम को कॉल किया, यानी डायना ली को, और पैसे मांगे। मॉम जल्दी से मान गई, कहा कि वो कल ले आएंगी। नतीजा ये हुआ कि बुधवार तक इंतजार करने के बाद भी मुझे पैसे नहीं मिले। ब्रेक होने तक मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मॉम मुझे पैसे देने ही वाली थीं कि पड़ोसी आंटियों ने उन्हें माजांग खेलने के लिए बुला लिया। पलक झपकते ही डायना ली पूरी तरह भूल गईं कि उनके बेटे के पास पैसे खत्म हो गए हैं। यहां तक कि वो पूरी रात माजांग खेलती रहीं। अब पीछे मुड़कर सोचता हूं तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने लगातार 3 दिनों तक स्टीम्ड बन्स और अचार के साथ कैफेटेरिया का खाना खाया था। ये देखते हुए कि मैं पुरानी बातें निकालने वाला हूं, डायना ली ने जल्दी से सब्जेक्ट बदल दिया। मैं अपने प्यारे बच्चे की कर्जदार हूं। पुरानी बातें छोड़ो, मॉम को तुमसे कुछ सीरियस बिजनेस की बात करने दो। क्या तुम्हें नीचे वाले अंकल वोंग याद हैं? उनकी बेटी अभी विदेश से लौटी है, बहुत सुंदर है। मॉम को तुम्हारे लिए मैचमेकिंग करने दो। मैंने जोर से माथा सिकोड़ा। मुझे पता था कि मॉम सिर्फ मुझे किसी से मिलने के लिए मजबूर करने के लिए कॉल कर रही हैं। मॉम, मैं अरेंज्ड ब्लाइंड डेट्स के लिए साफ मना करता हूं। इसके अलावा आपके बेटे के पीछे भागने वालों की कमी नहीं है। क्या आप पोते पोतियों के लिए इतनी बेताब हैं? डायना ली ने दूसरी तरफ से प्यार से डांटते हुए कहा, ओह नलायक बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि मॉम ने तुम्हें इतना हैंडसम क्यों पैदा किया है? मैंने मुंह बनाया और गहरी आह भरी। क्योंकि मॉम चाहती हैं कि मैं लड़कियों को अट्रैक्ट करूं ताकि जल्दी शादी हो जाए, फिर मॉम को पोते पोतियों को खिलाने का मौका मिले, सही ना? ये जवाब मैंने बहुत पहले ही रट लिया था। डायना ली ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और खुशी से कहा, बिल्कुल सही। फिर भी तुम कोई एक्शन नहीं लेते। तुम अब लगभग 25 के होने वाले हो। अगर इस साल तुम किसी गर्लफ्रेंड को घर मिलाने नहीं लाए तो मॉम तुम्हारे हाई स्कूल में मिले वो सारे लव लेटर्स निकाल लेंगी। हर लड़की का नाम और फोन नंबर ढूंढूंगी, देखूंगी कि कौन अब भी तुमसे शादी करना चाहती है। फिर मॉम खुद तुम्हें उनके पास पहुंचा देंगी। मेरा तो वहीं खून खौल उठा। पूरी दुनिया में मैं सिर्फ 24 का हूं। शायद मेरे मॉम जितने बेताब पोते पोतियों के लिए कोई और नहीं होगा। होने वाले ससुर टॉमस सलिवन को भी इसमें शामिल कर लो।
अभी मेरा सारा ध्यान मॉम को बातों में हराने पर था, इसलिए मैंने बिल्कुल नोटिस नहीं किया कि मेरे बगल में खड़ी सोफी सलिवन टमाटर की तरह लाल हो रही थी। तो आंटी ने शादी के लिए दबाव डालने के लिए कॉल किया था। चूंकि वो पंजों पर खड़ी होकर चोरी छिपे बातें सुन रही थी, इसलिए वो डायना ली की आवाज धुंधली सी सुन पा रही थी। अचानक लव लेटर्स निकालने की बात सुनकर, यहां तक कि उनमें से सैकड़ों चुनने की बात पर उसके होठों के कोने शरारत से मुड़ गए। तो बचपन से ही उसके जेक टॉमसन को लड़कियां इस तरह पसंद करती थीं। खैर, ये सही भी है। मेरा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है, लव लेटर्स मिलना कोई अजीब बात नहीं है। मैंने जवाब दिया, मॉम, आपने गलत हिसाब लगाया। मैं वो सारे लेटर्स बोस्टन ले आया हूं ताकि आपकी इस चाल को रोक सकूं। अगर बात टोकने की हो तो मेरी मॉम को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन तैयारी के मामले में मैं भी कम नहीं हूं। बोस्टन शिफ्ट होने के लिए पैकिंग करते समय मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि मॉम लव लेटर्स को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करेंगी, इसलिए मैं फैसला करके उन सबको साथ ले आया। मेरी मॉम ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। मेरा बेटा वाकई हिसाब लगाना जानता है। डायना ली अचानक अवाक रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि अब मुझे किस बात की धमकी दें। सोफी सलिवन उत्साह से भर गई। जेक टॉमसन सारे लव लेटर्स ले आया जो लड़कियों ने उसे लिखे थे। कितना शानदार है। सच कहूं तो वो उन्हें देखना चाहती थी। उन लेटर्स के जरिए वो मेरे पास्ट के बारे में और भी बहुत कुछ समझ सकती थी। एक तरफ चोरी छिपे सुनना जारी रखते हुए, दूसरी तरफ अपने दिल में प्लानिंग करते हुए उसकी आंखें इधर उधर दौड़ रही थीं। वो लगातार मुझसे उन लेटर्स को हासिल करने के तरीके सोच रही थी। उसने मुंह फुलाया, कोई होने का नाटक करते हुए मुड़ गई। लेकिन ठीक उसी पल उसने दो आदमियों को देखा। वे हंसते और बातें करते हुए इसी तरफ आ रहे थे। दोनों ने साफ सुथरे सूट्स पहने थे, उम्र 30 या 40 के आसपास। करीब से देखने पर सोफी सलिवन चौंक गई। उन दो आदमियों में से एक उसके पिता थे। वो चीखी, डैड, अपने प्लाजा में न रहकर न्यू सेंचुरी मॉल किस लिए आए हैं? दरअसल आने वाले टॉमस सलिवन और रिचर्ड जैंग थे। टॉमस सलिवन ने मूल रूप से प्रोडक्ट स्टोर चेक करने का प्लान बनाया था और इत्तेफाक से सोफी सलिवन और मैं ठीक स्टोर के सामने खड़े थे। एक दूसरे से न टकराना ही अजीब होता। सोफी सलिवन की अचानक आई आवाज ने मुझे वहीं सुन्न कर दिया। मैंने अपनी आंखों से बेताबी से सिग्नल दिया, वाइफी, तुम क्या कर रही हो? क्या मैंने तुमसे आवाज न करने के लिए नहीं कहा था? चीखना तो बात करने से भी बदतर है। मैं दूसरी तरफ अपनी मां के चेहरे की दुष्टता भरी मुस्कान की कल्पना कर सकता था। सोफी सलिवन ने मेरी तरफ देखा, उसका सिर चकरा रहा था। लगता है मैंने गलती से आवाज कर दी। ओह, ये सब डैड की गलती है, अचानक प्रकट होकर लोगों को डरा रहे हैं। जेक टॉमसन, मेरा वाकई ये मतलब नहीं था। उसने मुंह फुलाया और चोरी छिपे टॉमस सलिवन को करीब आते देखा। वह केवल कुछ 100 मीटर दूर थे। उसने जोर से माथा सिकोड़ा। वो बैठकर पकड़े जाने का इंतजार करने वालों में से नहीं थी, लेकिन मुझे खींचकर भागना भी काम नहीं करेगा। मैं अभी भी फोन पर हूं। हम कैसे भाग सकते थे? क्या होगा अगर मैं मदद नहीं कर पाई और कोई और आवाज निकल गई? तब तो मेरी हालत और भी खराब हो जाएगी। उनके डैड को उसे बिल्कुल नहीं देखने दे सकती, वरना वो निश्चित रूप से मुझे मुसीबत में डाल देंगे। बार बार सोचने के बाद सोफी सलिवन ने खुद पीछे हटने का फैसला किया। उसने मुझे अपनी आंखों से सिग्नल दिया, फिर मुड़कर विपरीत दिशा में चलने लगी। मैं अभी भी फोन पर था और पूरी तरह से जमा हुआ था। क्या हो रहा है? इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हुआ,